एंड आई हैव सीन केसेस जहां पर एक फीमेल लॉयर उसने मतलब वो कपड़े वपड़े उतार के कैमरे के सामने डिजिटल के केसेस में, और उसके बाद उसके जो वीडियो बनाया वो उसी को ब्लैकमेल करने के लिए उसमें। मुझे ऐसे केसेस आए जहां पर किसी बड़ा बिजनेसमैन है और अच्छा खासा बिजनेसमैन है रेपुटेड, और उसको एक कॉल आके किसी ने बस धमकी दे दी कि आपका एक वीडियो बना लिया, और वो बेचारा सरेंडर, आप पैसा ले लो मेरे से क्योंकि मेरी रेपुटेशन, अब 70 साल की उम्र में कोई मुझे न्यूज में आएगा तो जिंदगी भर की मेरी रेपुटेशन स्टेक पर है। इस दिमाग में इल्यूजन मत रखना कि आपका पासवर्ड किसी को नहीं पता होगा, या आपका बैंक अकाउंट डिटेल किसी को नहीं पता होगा, या आपका आधार कार्ड नहीं पता होगा, या ये तो डेटा निकल गया भाई, ये तो मान के चलिए कि किसी के पास है। अब उसका मिसयूज कैसे रोकना है, क्योंकि उसको उसका यूज करने के लिए आपसे गलती और करानी पड़ेगी। आपका आधार उसको पता है, पर यदि आपके आधार से सिम लेना है तो एक गलती तो आप भी करोगे, कहीं ना कहीं अप्रूवल तो दोगे। हम अपना OTP कैसे बचा सकते हैं? आपके पास कोई टिप्स हैं कि आप हैकर से कैसे बच सकते हैं इन सब OTP बचाने के? एक्चुअली एक और तरीका है, OTP जब वो क्रिमिनल ले रहा होता है ना तो वो OTP वर्ड यूज नहीं करता। हाँ, उसने OTP वर्ड यूज ही नहीं किया, और आपने अवेयरनेस फैला रखी है डोंट शेयर OTP, डोंट शेयर OTP। मतलब जो क्राइम हो रहा है बहुत प्लान्ड उससे कर रहे हैं लोग, उस पर फंस भी रहे हैं, और इसलिए मेरे ख्याल से केसेस भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि कितना भी अवेयरनेस फैला ले लेकिन अभी भी लोग हैं कुछ जो इसमें फंस जा रहे हैं इजिली। तो डिजिटल अरेस्ट का अगर कोई फंस जाए तो उससे कैसे निकले? प्रॉब्लम डिजिटल अरेस्ट की नहीं है, प्रॉब्लम है कि आप किसी के कॉल पर विश्वास कर लेते हो, प्रॉब्लम है कि किसी के व्हाट्सएप मैसेज पे आप विश्वास कर लेते हो, प्रॉब्लम है कि एक ईमेल आता है और आप विश्वास कर लेते हो। देखिए 3 बड़े कॉमन से अटैक वेक्टर हैं जो बहुत कॉमनली यूज होते हैं, ईमेल स्पूफिंग, SMS स्पूफिंग एंड कॉल स्पूफिंग। ईमेल स्पूफिंग का मतलब है कि मैं आप ही के ईमेल से किसी को भी ईमेल कर सकता हूँ। SMS स्पूफिंग का मतलब है कि मैं आपके मोबाइल नंबर से किसी को SMS कर सकता हूँ, और कॉल स्पूफिंग का मतलब है कि मैं आप ही के नंबर से किसी को कॉल कर सकता हूँ। और अगर आपके पैसे चले जाएं तो वो वापस आने के चांसेस हैं क्या इसमें? बिल्कुल बिल्कुल होते हैं। देखिए पैसे वापस आते इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोगों को सीधे सीधे प्रोसेस नहीं पता कि पैसे वापस लाने का। हाँ, काफी लोगों को, और जब तक वो प्रोसेस पता करते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी है। फोन का अगर सही तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए तो ये आपके लिए मुसीबत बन सकता है। अब आप सोच रहे होंगे मुसीबत कैसी? मुसीबत आपके बैंक अकाउंट को खाली करने की, मुसीबत आपका प्राइवेट डेटा लीक होने की, मुसीबत ब्लैकमेलिंग की। हेलो, वेलकम टू NDTV पॉडकास्ट द चैट रूम विद मी रितु शर्मा, और आज हम बात करने वाले हैं साइबर क्राइम पर। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो जाने माने साइबर एक्सपर्ट अमित दुबे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस पॉडकास्ट के एपिसोड को। सो वेलकम टू NDTV पॉडकास्ट। और जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो ये कि साइबर क्राइम के केसेस इतने बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में स्मार्टफोन हम लोगों के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है अगर हम उसका सही से यूज ना करें तो? देखिए सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि स्मार्टफोन को हम बड़ा कैजुअली हैंडल करते हैं। आपने स्मार्टफोन इस टेबल पर रखा और 2 मिनट के लिए कहीं चले गए, आपका कोई OTP मंगाएगा, वो उस पर फ्लैश करता है और उसका मिसयूज हो सकता है। अब आपने अपने फोन की सेटिंग्स में कर लिया कि मैं लॉक मोड में OTP फ्लैश ना हो, फिर छोड़ के चले गए। अब कॉल पे मंगाएगा वो, तो वो लॉक मोड में कॉल पिक हो जाता है तो वो सुन लेगा। आपने देखा कितना सिंपल इग्नोरेंस की वजह से आप अपना पर्स यहाँ टेबल पर छोड़ के नहीं जाएंगे, कितना है ना, भले यहाँ CCTV लगे हो उसके बावजूद छोड़ के नहीं जाएंगे, लेकिन फोन छोड़ के चले जाते हैं। फोन के यही डिफरेंस है। आपका फोन उतना ही सेंसिटिव है जितना आपका वॉलेट। यदि आप उतने सिक्योरिटी से उसको हैंडल करेंगे तो ठीक है, अदरवाइज कहीं ना कहीं इग्नोरेंस होगा और आप गए। फोन से OTP वाला तो डिजिटल अरेस्ट के थ्रू जैसे हम देखते हैं तो वो कैसे, किस टाइप के केसेस आपने देखे हैं कि काफी शॉकिंग आपको मिले हो डिजिटल अरेस्ट के? कि कॉल आया, बोला कि आपको हम कस्टम से फोन कर रहे हैं, तो क्या रीजन होता है लोग इसमें बहुत जल्दी ट्रैप हो जाते हैं? देखिए इस पूरी मोडस ऑपरेंडी को समझने की कोशिश कीजिए। ये आपके दिमाग से कितनी खूबसूरती के संग खेला जाता है। जो कॉल आपको आता है वो IVR कॉल होता है, नॉर्मल कॉल नहीं होता। मतलब कोई व्यक्ति आपसे बात नहीं कर रहा है, एक रिकॉर्डेड कॉल है जिसमें एक लड़की की आवाज आ रही है कि आपका कोई कुरियर वापस आ गया है और टू कनेक्ट टू अवर कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव आपको 9 दबा के बात करनी है। तो अब आपके दिमाग में ये सपने में भी नहीं आता कि ये जो ऑफिशियली प्री रिकॉर्डेड कॉल आ रहा है ये क्रिमिनल का हो सकता है।
क्योंकि आपके दिमाग की ट्रेनिंग ऐसे हो रखी है कि ये तो नॉर्मली ऑफिशियल कॉल कस्टमर के हाँ से तो आपने वहाँ आधे लोग फिल्टर कर लिए, आधे लोग ही शायद सोच पाएंगे कि यार ऐसा कुछ गड़बड़ भी हो सकता है, आधे लोग तो मान लेंगे कि हाँ यार ये कुछ होगा मामला कुरियर का। अब आप 9 दबा देते हैं, जैसे ही 9 दबाते हैं आपको एक कॉल सेंटर से कनेक्ट कर दिया जाता है और वहां पे बंदा फोन उठा के बोलता है हाँ जी बताइए क्या प्रॉब्लम। उसने पूछा है और आप बता रहे हो, तो आपके दिमाग में ये कैसे आएगा कि उसने कॉल किया था मुझे, कॉल तो आपने करवाया है। आपको वो शायद कोई कुरियर कुछ आ गया, अच्छा नाम बताइए अपना, अच्छा आप ये डिटेल, अच्छा मोबाइल नंबर आपका यही है, उसके पास ऑलरेडी आधा डिटेल है आपका, तभी वो पूरी प्लानिंग की जा रही है। हाँ ये हाँ तो आपका तो कुरियर आया हुआ है वापस, यू आर राइट। अच्छा हाँ सर लेकिन इसमें तो कुछ इलीगल चीजें हैं, इसमें तो ड्रग है, इसमें तो पासपोर्ट्स है, इसमें तो करेंसी है, इसमें तो केस चल रहा है, इसमें तो सीबीआई इंक्वायरी कर रही है, इसमें तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इन्वॉल्व है, इसमें तो मुंबई क्राइम ब्रांच इन्वॉल्व। वो थोड़ा सा हवा बनाना शुरू कर, अरे नहीं ये मेरा कुरियर नहीं है, मेरा हो ही नहीं सकता जी, मैं कैसे भेजूंगा, मेरा है ही नहीं। सर अभी आपने बोला आप ये कुरियर, क्या बात कर, अब आप थोड़ा सा फंसे दबाव में, अरे नहीं मैंने गलत फहमी में शायद कुछ हो गया, मेरा नहीं है कुरियर, मैंने ऐसे कोई कुरियर क्यों भेजूंगा। अच्छा आपका कुरियर नहीं है, नहीं मेरा नहीं है, तो फिर आप डर क्यों रहे सर, डोंट वरी, मैं आपको अभी मुंबई क्राइम ब्रांच से कनेक्ट कर देता हूँ, आप उनको साफ साफ बता दो कि आपका कुरियर नहीं है। अब आप देख रहे हो इस पूरे गेम में पहले एक बंदा था, अभी दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा, आपको कैसे इल्यूजन होगा कि चारों एक ही गैंग के पार्ट हो सकते हैं। Exactly. आप प्लानिंग की स्ट्रेटजी देखिए। तो अब वो मुंबई क्राइम ब्रांच से कनेक्ट करेगा, वो रिंग आएगी और उसके बाद एक थानेदार फोन उठाएगा, हाँ जी बताइए क्या प्रॉब्लम है। अरे सर वो कोई कुरियर था आपका कुरियर था, वो ये बोल रहे हैं सर वो कुरियर, उसमें कुछ वो कंप्लेन हो गई है, मेरा तो कुरियर है नहीं सर, ये डिटेल आपके हैं। अब वो इंक्वायरी करना शुरू करेगा। आप देख रहे हो तरीके जिस तरीके से हैंडल कर रहे हैं, आपको ये लग नहीं रहा कि वो आपको फंसा रहे हैं, आपको लग रहा है वो आपकी मदद कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। अच्छा हाँ ये आप ही का, ओ हो सर इसमें तो आप फंस गए सर, इसमें तो अरेस्ट वारंट निकला हुआ है। अरेस्ट वारंट सर, मेरा अरेस्ट वारंट, हाँ आप पहले बताइए खुले क्यों घूम रहे हैं, आपको तो जेल में होना चाहिए, आप ऐसे नहीं घूम सकते। और अब आप थोड़ा सा और दबाव में आके मुंबई क्राइम, एक काम कीजिए सर आप तुरंत अरेस्ट हो जाइए सर, मैं आपको पुलिस भेज रहा हूँ, दिस इज नॉट सेफ, दिस इज नॉट गुड, वरना ये मामला बहुत गंभीर है और देश की सुरक्षा का मामला है और उसने सारी चीजें उसमें बोल देनी है। करनी सर, अब आप एक रेप्यूटेड आदमी हैं, अचानक से आप फंस गए एक कॉल उठाने के चक्कर में, आप कहोगे नहीं सर मेरा कुरियर नहीं है, मुझे ऐसे मत, ठीक है आप टेंशन मत लीजिए, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप डिजिटली अरेस्ट हो जाइए या फिजिकली अरेस्ट हो जाइए। अब आपको यदि कोई 2 ऑप्शन दे कि डिजिटली अरेस्ट हो जाइए या फिजिकली अरेस्ट, तो आप क्या सिलेक्ट करेंगे? वैसे डिजिटल अरेस्ट क्या कोई पुलिस करती है एक्चुअल में? डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज हाँ होती ही नहीं है, कोई लीगल टर्म ही नहीं है डिजिटल अरेस्ट, वो बस अब एक कॉइन किया गया टर्म। अब देखिए कितना स्मार्ट टर्म कॉइन किया गया है, और जिसने भी ये इजाद किया है वो कितना बड़ा इनोवेटर है कि मैं एक ऐसा टर्म कॉइन कर देता हूँ, लोग तो मान ही जाएंगे कि आपको 2 ऑप्शन देंगे, डिजिटल अरेस्ट और फिजिकल अरेस्ट। वो होता है ना कि मैं सवाल ही ऐसा पूछूं कि जवाब मुझे पता है पहले से, हाँ कि कोई आना तो चाहेगा नहीं कि जेल में आके डाल दूं, ठीक है साहब ऐसा करो डिजिटली अरेस्ट कर लो। किसने सेलेक्ट किया डिजिटल अरेस्ट? फोर्स नहीं किया, आपने सेलेक्ट किया ना, उसने फोर्स नहीं किया, आपने सेलेक्ट किया ना। अच्छा तो ठीक है सर, फिर आप एक काम कीजिए, मोबाइल पे ये स्काइप इंस्टॉल कीजिए, वीडियो कॉल पे आ जाइए, और फोन आपका बंद नहीं होना चाहिए, किसी को आप बताएंगे नहीं, किसी को आप बता दिए और फोन बंद हो गया तो आप पे एनएसए लग जाएगा, 20 साल की जेल है सीधे। ओके इतना मतलब डीपली इतना उसको फिर आप ग्रिप कर लोगे कि अब आपका दिमाग बिल्कुल कंट्रोल्ड है। अब आप सोच रहे हो कि वही करना है साहब, क्योंकि मैं तो डिजिटली अरेस्टेड हूँ। आप ये मान चुके हो कि आप डिजिटली अरेस्टेड हो, जैसे आप मान लेते हो फिर खेल खत्म, फिर तो वो जो कहेगा आप करोगे ना। फिर वो कह रहा ठीक है आप कपड़े उतारिए, आपकी बॉडी दिखाइए, कोई ड्रग्स तो नहीं लेते आप, तो आप कपड़े उतार देते हो। एंड आई हैव सीन केसेस जहां पर एक फीमेल लॉयर, उसने मतलब वो कपड़े उतार के कैमरे के सामने डिजिटल अरेस्ट के केसेस में, और उसके बाद उसके जो वीडियो बनाया वो उसी को ब्लैकमेल करने के लिए उसमें, तो ये हो जाएगा। फिर वो कहेगा अपने अकाउंट से सारे पैसे इस सरकारी अकाउंट में डाल दीजिए, क्योंकि उस पर इंक्वायरी चल रही है, जब तक इंक्वायरी खत्म नहीं होगी आप ये पैसा यूज नहीं कर सकते। तो आप खुद ही अपना पैसा उन अकाउंट्स में ट्रांसफर करके रखते। मतलब वो माइंड इतना आपका अपने कंट्रोल में कर लेते कि आप अपने अकाउंट से पैसे भी ट्रांसफर कर रहे हो। करोड़ों कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं। हाँ बहुत केसेस, 6 करोड़ 8 करोड़ ऐसे वाले केस हैं। 3.5 करोड़ तो एक एमएनसी के सीनियर वीपी ने कर दिए, और लाखों वाले तो बहुत हैं, 40-50 लाख वाले तो इतने केसेस हैं। आप पूरा पैसा ट्रांसफर कर रहे हो, किसी को नहीं बता रहे हो, डर के घर में अपनी वाइफ, बच्चे, फैमिली, सिस्टर, ब्रदर, किसी से भी शेयर नहीं कर रहे हैं, दोस्त छोड़ दीजिए आप। और आप ऑफ बैंक भी जा रहे हो, कई बार आरटीजीएस बैंक में जाके होता है, तो बैंक में जा रहे हो, बैंक से पैसे ट्रांसफर कर रहे हो, फिर फोन लेके वापस आके फिर वीडियो कॉल पे होते हो। इतना डर चुके होते हो, 3 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन, और आप एक पल को भी नहीं सोचते कि ये सारा एक भ्रम है। जब आपके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं तो वो कहता है कि सर आप पे कुछ पेनल्टी भी लगी है, अब ये 5 लाख और दीजिए, तो आप लोन लेके पैसा दे देते हो।
इतना आप इतना कन्विंस्ड हो कि हाँ ये मामला बिल्कुल सही है, पर जब आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं रहता तब आप गिव अप करते हो कि अब तो मैं और कुछ कर ही नहीं सकता, और तब तक इतना लेट हो चुके होते हैं कि वो पैसा निकल चुका होता है। वो पैसा जो आपने ट्रांसफर किया वो चाइना रूट से या दुबई रूट से निकल जाता है। तो ये इतना अजीब लगता है वैसे, लेकिन आपने जैसे कहा कि आप डिजिटल अरेस्ट सर्च कीजिए यूट्यूब पे, आपको 5,000 वीडियोस तो दिख ही जाएंगे कम से कम, और न्यूज में हर दिन आ रहा है, न्यूज़पेपर में भी छप रहा है। उसके बावजूद आप एक न्यूज उठा के देख लीजिए, आपको कोई नया दिखेगा, केस आएगा। इवन फोन में भी आप कॉल करते हो, गवर्नमेंट चला रही पूरा कि बचे इससे, उसके बाद भी लोग वो मतलब फंस जा रहे किसी तरह। प्राइम मिनिस्टर ने खुद ये बोला कि इस तरह की कोई चीज है ही नहीं, तो उसके बावजूद लोग फंस रहे। आपकी रिंगटोन चेंज कर दी ट्राई ने, उसके बावजूद लोग ट्राई। तो इसका मतलब है कि हम इतने इग्नोरेंट है। और मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, मैं एक गवर्नमेंट ट्रेनिंग ले रहा था अभी, तो 250-300 लोग होंगे, सारे सीनियर ऑफिसर्स। मैंने उनसे ऐसे पूछा ट्रेनिंग के दौरान कि आप में से किसी को डिजिटल अरेस्ट के बारे में पता है? तो उसमें से 4-5 लोगों ने हाथ खड़े कर दिया, हाँ पता है साहब। क्या पता है? सर इसमें ना आपका बैंक अकाउंट, इसमें आपका ईमेल हैक हो जाता है और उसके बाद आपका डेटा चोरी हो जाता है, फिर सर वो डेटा को यूज करके आपको ब्लैकमेल करते हैं सर। मैंने कहा ये नहीं है डिजिटल अरेस्ट। आप समझ रहे हो? ये सब लोगों ने न्यूज पढ़ी है, लेकिन पता किसी को पता नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी डिटेल में नहीं पढ़ी। उन्होंने हेडलाइन पढ़ी और उसके बाद अपना एक परसेप्शन बना लिया कि यार ये ऐसे ही होता होगा, अब डिजिटल अरेस्ट और क्या होगा। इतनी भी फुर्सत नहीं लोगों को कि थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लें, और जब ये पूरा तरीका समझेंगे ना तब उनको लगेगा यार ये तो मेरे संग अभी हो जाएगा तो मैं फंस गया। And it happens. अभी आपने जैसे बताया कि उनके पास आपका इंफॉर्मेशन होती है थोड़ी, वो कैसे आती है, वो कैसे सिलेक्ट करते हैं कि हमें किसी कॉल करना है और उसे कैसे फंसाना है, मतलब ये प्लानिंग किस तरह वो पूरा करते हैं? देखिए पहले तो इस रैकेट को समझ लीजिए कि ये कोई ऐसा नहीं है कि एक फोन लिया और एक बैंक अकाउंट खुलवाया और क्राइम करना शुरू कर दिया। ये ऐसे लड़के नहीं है, ये बहुत ऑर्गेनाइज रैकेट है। इसमें फुल कॉल सेंटर चल रहा है। आप अपने ऑफिस में पूछ लीजिए तो हर 4 में से 1 को कॉल आ चुका हो, और हो सकता है 4 को आ गया हो, क्योंकि इस हद तक कॉल जा रहे हैं। यदि 140 करोड़ लोग हैं और इंडिया में 80-90 करोड़ फोन हैं, और 80-90 करोड़ फोन में 60 करोड़ को कॉल आ चुका है, तो आप समझ रहे हो कि कॉल करने का खर्चा कितना होगा। ये जो IVR कॉल जा रहे हैं उन्हीं का कम से कम 5-7 करोड़ का बिल बन गया होगा। तो इनके पास पैसे की कमी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है, ऑर्गेनाइज सिस्टम है पूरा। इन क्रिमिनल्स को मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट प्री एक्टिवेटेड दिए जाते हैं जो इनके नाम पे नहीं है, जो किसी ऐसे व्यक्ति के नाम पर है जो इनको पता ही नहीं कि उनके नाम पे बैंक अकाउंट चल रहा है या सिम कार्ड इश्यू है। तो आप इनको सीधे सीधे नहीं पकड़ पाते हो, क्योंकि आप KYC निकलवाने जाते हो तो सिम कार्ड उड़ीसा के किसी किसान के नाम का है, बैंक अकाउंट सब्जी वाले के नाम का है, तो उसको पता ही नहीं उनके नाम पे चीज चल रही है। अब आपको क्या मिलता है? सिर्फ लोकेशन। अब इस रैकेट को एक सिस्टम है जो इनको सिम कार्ड, बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर, मोबाइल फोन वगैरह प्रोवाइड कर रहा है। एक रैकेट है जो उनको डेटा प्रोवाइड कर रहा है, जैसा आपने कहा भाई इन लोगों को टारगेट करो, और इजीएस्ट तो उसमें एज ग्रुप भी पता है उनको। हाँ, मैंने देखा है मोस्टली केस रिटायर्ड ऑफिसर, इन सब के काफी केस देखती हूँ। रिटायर्ड ऑफिसर्स, क्योंकि देखिए आसान है ना, उनके पास पैसा होगा। हाँ, एक ये लॉजिक है, रिटायर हुए हैं, उनके अकाउंट में पेंशन है, और दूसरा बात है कि वो इतना टैक्स सेवी नहीं है, तो वो कई बार इतना ज्यादा एनालिसिस नहीं कर पाते और डर जल्दी जाता है। उनकी रेपुटेशन एक्सट्रीम होती है। मुझे ऐसे केसेस आए जहां पर किसी बड़ा बिजनेसमैन है और अच्छा खासा बिजनेसमैन है, रेपुटेड, और उसको एक कॉल आके किसी ने बस धमकी दे दी कि आपका एक वीडियो बना लिया, और वो बेचारा सरेंडर, आप पैसा ले लो मेरे से, क्योंकि मेरी रेपुटेशन, आप 65-70 साल की उम्र में कोई मुझे न्यूज में आएगा तो जिंदगी भर की मेरी रेपुटेशन स्टेक पर है। तो ये डराना उनको बड़ा आसान है, खासतौर से ऐसे लोग जो उस पोजीशन पर पहुंचे हुए हैं। कुछ नहीं तो एक ईमेल आ जाती है, एक ईमेल आएगी कि आपका मोबाइल फोन मैंने हैक कर लिया और ये आपका पासवर्ड है, उसमें आप ही का पासवर्ड दिखेगा। मैं आपको बताऊंगा आपका पासवर्ड कैसे पहुंचता है तक, लेकिन आप ये मान के चलें कि आपका पासवर्ड ऑलरेडी लीक्ड है। इस दुनिया में 2 ही तरह के लोग हैं। हाँ? तो जो मेरे फोन का पासवर्ड है वो फोन का नहीं, मैं ईमेल का पासवर्ड, ईमेल का। अच्छा, ईमेल का पासवर्ड। फोन का पासवर्ड तो और भी आसान है पता करना, यही कोड का तो कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, ईमेल का पासवर्ड सब, ईमेल का पासवर्ड भी क्रिमिनल को पता होता है। आपने यदि कोई फाइनेंशियल फ्रॉड का केस देखा होगा तो कभी क्रिमिनल ने आपका पासवर्ड नहीं मांगा होगा, बैंक का पासवर्ड। वो हमेशा OTP लेने की प्रोसेस में रहता है। पासवर्ड उसके पास ऑलरेडी होता है। आप ये मान के चलिए कि बिना पासवर्ड और OTP के पैसा नहीं निकल सकता, तो उसने पासवर्ड तो आपसे मांगा नहीं। यदि वो पासवर्ड आपसे मांगता तो 5 मिनट लगते कि भाई ये अल्फाबेट है, न्यूमेरिक है, स्मॉल है, कैपिटल है, क्या है, लेटर, कोई भी पासवर्ड होगा। तो वाईफाई का भी पासवर्ड लोगे आप किसी से, 2-3 मिनट एक्सचेंज होता है। क्रिमिनल इसका रिस्क नहीं लेता,
क्रिमिनल को पता है कि मेरे पास इतना समय नहीं है, पासवर्ड के पास ऑलरेडी होना चाहिए और होता है। सीधा ओटीपी का वेट उसको होता सिर्फ ओटीपी चाहिए और ओटीपी लिया, अप्लाई किया, निकला। जैसे ही वो ओटीपी अप्लाई करता है आपको अलर्ट आता है कि आपके 35,000 चलेगा या जो भी पैसे चले गए, आपको तो पता पड़ जाता है ना कि आपके संग फ्रॉड हो गया। तो क्रिमिनल के पास सिर्फ वही विंडो है। हाँ, वो ओटीपी आने की बहुत ज्यादा लिंगर ऑन नहीं कर सकता उस चीज पर, और वो इतना स्मार्टली प्ले करता है। पॉइंट इज दिस कि आपका, यदि लोग जो अवेयरनेस में बोलते हैं ना कि पासवर्ड बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर लीजिए, पासवर्ड के ऐसे ऐसे कर लीजिए, ये अवेयरनेस का कोई मतलब नहीं है। आप पासवर्ड कितना भी कॉम्प्लिकेटेड कर लो, यदि पासवर्ड सामने वाले को पता होना ही है तो क्या फर्क पड़ता है फिर आपकी कॉम्प्लिकेशन से क्या हो जाएगा? वो कोई ट्रायल एंड एरर करके ट्राई नहीं कर रहा है पासवर्ड। यानी आपके हाथ में कि आप अपने ओटीपी को सेफ रखें। आप सिर्फ ओटीपी से ही बच सकते हैं और कोई तरीका नहीं है। कि अगर और जो पासवर्ड गया वो आपकी गलती से नहीं गया, हो सकता है आपकी गलती भी हो, पर 60-70% टाइम आपकी गलती नहीं होती। आप देखोगे जितने भी ये बड़े बड़े ईमेल सर्वर्स हैं हमेशा हैक होते रहते हैं। 2014 में याहू का 300 करोड़ ईमेल पासवर्ड हैक हुए थे, और याहू के कितने यूजर थे? 300 करोड़। सबका इंफॉर्मेशन, मतलब सबका पासवर्ड बाहर है। इसके बाद जीमेल के हैक हुए, फेसबुक भी हैक हुआ, ट्विटर भी हैक हुआ, आपको पता ही है। तो आप कई बार एक ही पासवर्ड आप रख लेते हो या आपका पैटर्न समझ में आ जाता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको वल्नरेबल डेफिनेटली बना देती हैं। एक और तरीका होता है, आप अपने मोबाइल फोन से जब कोई फॉर्म भरते हैं तो अपना बहुत सारी डिटेल डालते हैं, नेम, ईमेल आईडी, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल, पासवर्ड एक्सेट्रा। ये सारे डिटेल आपके ब्राउजर में सेव हो जाते हैं। नेक्स्ट टाइम जब आप कोई दूसरा फॉर्म भर रहे हैं किसी दूसरी वेबसाइट पे, तो वो पॉपअप आने लगता है ना, ये लिखा तो नाम आ जाएगा और 9 लिखा तो मोबाइल नंबर आ जाएगा। वो कहाँ से आता है? वो आपके ब्राउजर में सेव्ड है, क्लियर टेक्स्ट में सेव्ड है, इनक्रिप्टेड नहीं है, और इसलिए वो दूसरे पोर्टल पर पॉपअप आ सकता है। इस फीचर को हम बोलते हैं ऑटोफिल फीचर। ऑटोफिल फीचर आपके ब्राउजर का एनेबल्ड है तो ये होगा, लेकिन ये तो रिस्क है काफी। आपके ब्राउजर में यदि कोई अवेलेबिलिटी रही या आपका ब्राउजर लेटेस्ट अपडेटेड नहीं है तो मैं एक क्लिक पर ये सारा डिटेल चुरा सकता हूं, जिसमें आपका आधार कार्ड, पासवर्ड, बैंक अकाउंट डिटेल, पैन नंबर, सब कुछ हो सकता है। एक अभी टेलीग्राम चैनल पर एक बॉट पॉपुलर हुआ, मुझे मेरी एक टीम के बच्चे ने आगे दिखाया कि सर देखिए ये, इसमें आप किसी का मोबाइल नंबर डालो और उसके सारी डिटेल वो आपको दे देता है। तो मैंने कहा अच्छा दिखाओ, तो मैंने अपना ही डाला और उसने मुझे मेरा आधार, बैंक अकाउंट डिटेल, सब कुछ दे दिया उसने। और मैं एकदम से दंग, मैंने कहा यार कितना आगे। और ये तो बॉट सर्विस चल रही है। मतलब समझ रहे, इसके लिए तो आपको ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। जो तरीके मैं बता रहा हूँ उसमें तो आपको थोड़ा सा रेकी करनी पड़ेगी, ओसेंट करना पड़ेगा, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। यहाँ तो सर्विस है, एज ए सर्विस यू कैन यूज। आप पे कीजिए और किसी का भी ये सारी डिटेल निकाल लीजिए। तो ये चीजें इतनी आसानी से अवेलेबल है। पॉइंट इज दैट कि इतना इस दिमाग में इल्यूजन मत रखना कि आपका पासवर्ड किसी को नहीं पता होगा, या आपका बैंक अकाउंट डिटेल किसी को नहीं पता होगा, या आपका आधार कार्ड नहीं पता होगा, या ये तो डेटा निकल गया भाई, ये तो मान के चलिए कि किसी के पास है। अब उसका मिसयूज कैसे रोकना है, क्योंकि उसको उसका यूज करने के लिए आपसे गलती और करानी पड़ेगी। आपका आधार उसको पता है, पर यदि आपके आधार से सिम लेना है तो एक गलती तो आप भी करोगे, कहीं ना कहीं अप्रूवल तो दोगे। यदि आपके अकाउंट क्रिएट कर देना उससे, तो एक गलती तो आप भी करोगे। तो वो आधी चीज उसके पास है और आधी वो सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू करता है, और उसके बाद पूरा क्राइम होता है। तो हम अपना ओटीपी कैसे बचा सकते हैं? मतलब क्योंकि कई केस मैंने ऐसे देखे हैं कि पार्सल आते हैं, जो सुना था कि उसमें भी बोलते हैं मैम ओटीपी चाहिए, तो वो अपना ओटीपी दे देते हैं, तो फिर वो लिंक हो जाता है। तो इससे कैसे बचा जाए? आपके पास कोई टिप्स हैं कि आप हैकर से कैसे बच सकते हैं इन सब ओटीपी बचाने के? एक्चुअली एक और तरीका है, ओटीपी जब वो क्रिमिनल ले रहा होता है ना, तो वो ओटीपी वर्ड यूज नहीं करता। ओके। वो ये नहीं बोलता कि आप मुझे ओटीपी दे दीजिए, वो कहता मुझे सिक्योरिटी कोड दे दीजिए, ऑथेंटिकेशन कोड दे दीजिए, ओह तो फिर मुझे वेरिफिकेशन कोड दे दीजिए, क्योंकि वो तो केवाईसी कर रहा है। मतलब उसकी कहानी कुछ और है। उसने कहा कि आपका सिम का केवाईसी ड्यू है, और 7 साल पुराना जितने सिम कार्ड हैं, ट्राई ने अभी गाइडलाइन निकाल दी है कि उनका केवाईसी किया जाए। और आपने यदि आज, हम लोग कई बार आपको इंटीमेट कर चुके हैं, आप नहीं कर रहे हो, तो आप आज आपका ब्लॉक हो जाएगा। अगर ऐसे कैसे ब्लॉक हो जाएगा? अरे कोई बात नहीं सर, आपको अभी ऑथेंटिकेशन कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको एक कोड आएगा, बता दीजिए, अभी वेरिफिकेशन हो जाएगा। अब आपको नहीं पता ये तो ओटीपी है जो आप उसको दे रहे हो। हाँ, उसने ओटीपी वर्ड यूज ही नहीं किया, और आपने अवेयरनेस फैला रखी है डोंट शेयर ओटीपी, डोंट शेयर ओटीपी। तो लोगों को लगता है ओटीपी मांगेंगे तो नहीं देना। पर कोई वेरिफिकेशन कोड है, कोई केवाईसी कोड है, ओला उबर का कोड है, तो दे देना। तो हमें अंदाजा है ना
बस वही गलती हो जाती। लेकिन लोग इतना डिटेल में नहीं देखते कई बार। हाँ, वो बस देखते हैं आया सीधा पास करो और पास करो। मतलब बहुत, मतलब जो क्राइम हो रहा है बहुत प्लान उससे कर रहे हैं लोग, उसमें फंस भी रहे हैं, और इसलिए मेरे ख्याल से केसेस भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि कितना भी अवेयरनेस फैला ले, लेकिन अभी भी लोग हैं कुछ जो इसमें फंस जा रहे हैं इजिली। तो डिजिटल अरेस्ट का अगर कोई फंस जाए तो उससे कैसे निकले? जैसे मेरे पास कोई कॉल आ जाए, डिजिटल अरेस्ट में फंस जाए, निकलता ही तब है जब खेल खत्म हो जाता है। मतलब उससे पहले कोई समझ, हाँ, जब तक यदि वो निकल गया तो खेल सॉल्व हो गया ना। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि अब उसके बाद उसे और करने के लिए उसके हाथ में कुछ है, उसने अपना पैसा ऑलरेडी दे दिया है, अब कुछ बचा नहीं इसलिए निकल आया। और जैसे अगर मुझे कोई कॉल आए, मुझे लगा कि कोई डिजिटल अरेस्ट का कुछ है, तो उस टाइम पे मैं क्या करूं? पुलिस को कॉल करूं? किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करूं? इतनी चीज पता है ना कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं है, तो आप फंस ही नहीं सकते, बात वहीं खत्म हो जाती है। आप फोन ही कट कर दोगे, आप फोन ही कट कर दोगे आप। और ये आज डिजिटल अरेस्ट का केस है, कल कुछ और बन के आएगा। हाँ, प्रॉब्लम डिजिटल अरेस्ट की नहीं है, प्रॉब्लम है कि आप किसी के कॉल पर विश्वास कर लेते हो, प्रॉब्लम है कि किसी के व्हाट्सएप मैसेज पे आप विश्वास कर लेते हो, प्रॉब्लम है कि एक ईमेल आता है और आप विश्वास कर लेते हो। अब वो किस कालनेमी बन के आएगा, कल क्या रूप बना के आएगा, आपको नहीं पता ना। आज वो पुलिस वाला बन के आ रहा है, कल वो पासपोर्ट ऑफिस का इंपर्सोनेशन करेगा, परसों हॉस्पिटल के किसी स्टाफ का करेगा, किसी के भी रूप से आ सकता है। और आप भरोसा कर लोगे क्योंकि उस कॉन्टेक्स्ट में कुछ आपकी बातचीत चल रही है। देखिए, आप हमेशा लिंक कर लेते हो कि हाँ ऐसा तो कुछ हुआ था, मैं परसों हॉस्पिटल चेकअप लिए गया था तो कुछ हुआ होगा, और हो सकता है वहां से डेटा लीक हुआ हो। ये भी होता है कि आप आज की डेट में आपने किसी केवाईसी के लिए अप्लाई किया और आपको 2 घंटे बाद फोन आ जाए क्रिमिनल का, आपको लगेगा आपने अप्लाई किया, आपने अप्लाई किया, इसको कैसे पता? पर ये डेटा वहां से लीक होते हैं। तो आपने सबसे पहले एक चीज सीखनी है, जीरो ट्रस्ट मॉडल। आपने किसी पर भी सीधे सीधे ट्रस्ट नहीं करना, चाहे वो कॉल पे आ जाए, चाहे वो ईमेल पर आए, चाहे व्हाट्सएप पर, उसको क्रॉस वेरिफिकेशन जरूर करना है और क्रॉस वेरिफिकेशन की आदत डालनी है। अभी हमने देखा कि देखिए 3 बड़े कॉमन से अटैक वेक्टर हैं जो बहुत कॉमनली यूज होते हैं: ईमेल स्पूफिंग, एसएमएस स्पूफिंग एंड कॉल स्पूफिंग। ईमेल स्पूफिंग का मतलब है कि मैं आप ही के ईमेल से किसी को भी ईमेल कर सकता हूँ। एसएमएस स्पूफिंग का मतलब है कि मैं आपके मोबाइल नंबर से किसी को एसएमएस कर सकता हूँ। और कॉल स्पूफिंग का मतलब है कि मैं आप ही के नंबर से किसी को कॉल कर सकता हूँ, उसको आप ही का नंबर दिखाई देगा। अभी एक सज्जन है तिहाड़ जेल में बंद है, वो गृह मंत्री जी के नंबर से कॉल लगाते थे, डीजीपी यूपी के नंबर से कॉल जाते थे। हमने पकड़े भी 1-2 बार लोग, लेकिन ये होते रहते हैं चीजें, क्योंकि लोगों को पता नहीं कि ये चीज संभव है। तो यदि आप ही के किसी रिलेटिव के नंबर से कॉल आ जाता है तो आप उस पर तुरंत भरोसा कर लें। हाँ, क्योंकि नंबर सेव है, कोई डाउट नहीं। विद एआई उसकी आवाज में भी आएगा। मैं यही पूछने वाली थी, मतलब उनको एआई टूल एक और मिल गया कि अपने क्राइम को और अच्छे से और सोफिस्टिकेटेड हो गया। अब आपको उसके नंबर से भी कॉल आ रहा है, उसकी आवाज में भी कॉल आ रहा है, तो आप उस पर विश्वास नहीं करोगे, इसके चांसेस बहुत कम है, इग्नोर कर पाओगे बहुत कम है। स्पेशली जब वो बहुत पैनिक सिचुएशन में है और अर्जेंसी दिखा रहे हैं, अरे ऐसा हेल्प यार, हेल्प कर दो यार, तो आप दिमाग नहीं लगाओगे। क्रिमिनल इसी का तो फायदा उठा रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में बचना कैसे? यदि आपको किसी नोन नंबर से कॉल आता है और वो आपसे पैसे मांग रहा है या कोई हेल्प इस तरह की मांग रहा है कि ये इंस्टॉल कर लो या कुछ भी कर लो, सबसे पहले कॉल बैक करो। क्रिमिनल उसके नंबर से कॉल कर तो सकता है, कॉल रिसीव नहीं कर सकता। ओके, कॉल बैक करोगे तो ओरिजिनल बंदा ही कॉल उठाएगा। तो इतना सा काम करना है। यदि आपने इतना सा काम कर लिया, आप प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, क्योंकि अब ओरिजिनल बंदा कॉल उठाएगा। अब कई बार क्रिमिनल सिचुएशन ऐसी यूज करता है कि जो बंदा है जिसके नाम से वो कॉल कर रहा है वो फ्लाइट में है, वो एग्जाम दे रहा है, वो कोर्ट में फोन पिक करने, जज है तो बेचारा हियरिंग में है, वकील है तो हियरिंग में है, वो उस समय कॉल करेगा। अब आप कॉल कर रहे हो, उठाएगा नहीं, और आपको लग रहा है यार ये पैनिक है, बेचारा और जगह कॉल कर रहा होगा इसलिए कॉल नहीं उठा रहा, इसकी पहले हेल्प कर देता हूँ। हाँ, वो चीज यू थिंक फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, पर क्रिमिनल उसी सिचुएशन में कॉल करेगा आपको, और लोग कर देते हैं पैसा। तो आप ये सोच के चलिए कि जो व्यक्ति इतना अर्जेंसी में आपसे हेल्प मांग रहा है, यदि वो कॉल कर सकता है तो वो कॉल उठा भी सकता है। जब तक वो आपका कॉल ना उठाए कोई एक्शन नहीं लेना। यानी इससे बचने का एक ही वो है, अवेयरनेस। जितनी आपको अवेयरनेस होगी, आपको कोई इसका नहीं होगा। और अगर आपके पैसे चले जाएं तो वो वापस आने के चांसेस हैं क्या इसमें? बिल्कुल बिल्कुल होते हैं। देखिए, पैसे वापस आते इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग को सीधे सीधे प्रोसेस नहीं पता कि पैसे वापस लाने का। हाँ, काफी लोगों को। और जब तक वो प्रोसेस पता करते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, तब तक पैसा देश के बाहर जा चुका होता है। अच्छा, इसकी ड्यूरेशन होती है कि इतने टाइम पे आपको कंप्लेंट करनी? जो भी है, आप 1-1.5 घंटे के अंदर कर दोगे तो आपका पैसा
80-90% चांसेस है कि वापस आ जाएगा। ओके। लेकिन यदि आपने 1.5-2-3 घंटे के बाद किया खेल तो निकल गया पैसा। फिर तो वो इतनी तेजी से निकलता है, क्योंकि वही मैं कह रहा हूँ, एक सिस्टम है इनका, जिसमें एक सिस्टम है जो इनको डेटा दे रहा है, एक सिस्टम है जो इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है, एक सिस्टम है जो ये पैसा मूव कर रहा है बाहर। जब अकाउंट में पैसा आएगा तो कैसे पैसा देश के बाहर ले जाना है, विड्रॉ करना है, कैश विड्रॉ करना है। तो बेसिकली करते क्या है क्रिमिनल्स कि जैसे आपने किसी अकाउंट में पैसा डाला, उस अकाउंट से पैसा तुरंत 8-10 अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि अमाउंट कितना बड़ा है, और दूसरे अकाउंट से फिर वो क्रिप्टो करेंसी खरीदेंगे या गेमिंग करेंसी खरीदेंगे, गिफ्ट कार्ड खरीद लेंगे, अमेजॉन गिफ्ट कार्ड, एप्पल कार्ड्स, इस तरह के कार्ड्स खरीद लेंगे, और या कैश विड्रॉल जो भी लिमिट होगी वो कैश विड्रॉल कर लेंगे। अब आपने यदि गिफ्ट कार्ड खरीद लिया, वो गिफ्ट कार्ड आप टेलीग्राम पर नाइजीरिया में किसी को बेच दो, एग्जैक्टली इसका कुछ। अब आप कैसे पकड़ोगे क्रिमिनल, क्योंकि बेनिफिशियरी तो नाइजीरिया में बैठा है, वो कहेगा हमने तो टेलीग्राम पे खरीदा, हमें क्या पता है, हमें सस्ता मिल रहा था, हमने ले लिया। तो इस तरह से वो पैसा एनोनिमाइज हो जाता है। एक बार पैसा एनोनिमाइज हुआ फिर आप कुछ नहीं कर सकते, फिर आपके हाथ से निकल गया। अब आप वेट करोगे क्रिमिनल कभी पकड़ा जाए, पर जब क्रिमिनल हम पकड़ेंगे भी पैसा तो नहीं, तो हम मैप कैसे करेंगे कि ये क्राइम इसी क्रिमिनल ने किया है। हाँ। गौर से सोचिए, ना तो उसके नाम पे सिम था, सिम अब बंद हो चुका होगा जब हम उसको पकड़ेंगे, ना उसके नाम पे बैंक अकाउंट था, वो बंद हो चुका होगा, फोन चोरी का होगा उसका। तो हम ये कैसे प्रूव करें कि ये जो कंप्लेन आपने की कि आपको इस नंबर से कॉल आया था, आपने पैसा इस अकाउंट में ट्रांसफर किया था, और ये फोन था या जो भी था इसी व्यक्ति का था। जो क्राइम करा उसके बारे में पता ही नहीं, क्योंकि जो क्राइम कर रहा है उससे इसका कोई लेना देना है ही नहीं। ये बड़ी मुसीबत हो जाती है। अब क्या होता है कि हमें देखते हैं कि पैसा कहाँ कहाँ मूव हुआ, तो जिन अकाउंट में मूव हुआ उससे लिंकिंग करेंगे इसकी, या इस फोन में कोई दूसरा सिम यूज हुआ, क्योंकि फोन तो मल्टीपल टाइम यूज हुआ होगा, और उसके थ्रू कोई क्राइम हुआ है तो उससे लिंक करेंगे। तो ये पॉसिबिलिटीज पे देखनी पड़ती है, और उससे एक लिंक करके हम किसी तरह एस्टैब्लिश करते हैं कि यार ये व्यक्ति वही है जो इन क्राइम में भी इन्वॉल्व था, विच टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम ऑल्सो। और कई बार क्रिमिनल उसका भी तोड़ निकाल लेते हैं। तो इसलिए प्रोसिक्यूशन आपने देखा होगा बहुत कम है। हम अरेस्ट भी कर लेना तब भी वो बेल पे छूट जाते हैं, और उसके बाद 1-2 महीने बाद फिर से ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ा डिटरेंट है। जब तक एक स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट नहीं मिलेगी, जब तक फास्ट नहीं होगा एक प्रोसेस, तब तक ये कॉन्फिडेंस इनका बना रहेगा कि यार कुछ नहीं होता है। मेरे ख्याल से वो तोड़ना इस वक्त बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। अभी आपने बताया कि हमारे पास 1 से 1.5 घंटे होते हैं जिसमें हम कर सकते हैं, कोई एक्शन ले सकते हैं अपने पैसों पे। तो क्या करें उस टाइम पे, जब अगर मुझे लगता है मेरे साथ फ्रॉड हुआ है और उस टाइम मेरे पास टाइम है, तो मैं क्या पुलिस को कॉल करूं या कहीं पोर्टल में जाके इसकी कंप्लेंट करूं, क्या प्रोसेस है सर इसका? इमीडिएटली जो सबसे पहले करना है 1930 पर कॉल करना है। ओके। 1930 एक गृह मंत्रालय का सेंट्रल हेल्पलाइन नंबर है, जिस पर आप तुरंत ये करके बताएं कि आपका ये फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन हुआ है, ये ट्रांजेक्शन आईडी है, इस अकाउंट में गया या इस यूपीआई वॉलेट में गया, जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास बता दें। उससे क्या होगा कि पैसा उस अकाउंट में फ्रीज हो जाएगा। ओके। 1930 के पास ये पावर है कि वो किसी भी अकाउंट को फ्रीज कर सकते हैं। अब जैसे ही उस अकाउंट में पैसा फ्रीज हुआ, अब वो पैसा विड्रॉ नहीं हो सकता, ट्रांसफर नहीं हो सकता, उससे कुछ खरीदारी नहीं हो सकती, पैसा वहीं अटक गया। वो पैसा अपने आप आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा 21 दिन में। ये सबसे पहले करना है आपने। यदि आपने सामने वाले अकाउंट में पैसा फ्रीज करवा दिया तो आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, वापस ही आएगा। क्यों? क्योंकि जैसे आप डिस्प्यूट रेज करते हो, उस सामने वाले अकाउंट होल्डर को एक नोटिस जाता है कि आप इस ट्रांजेक्शन पर डिस्प्यूट रेज हो गया, बताइए क्यों आया था पैसा। अब क्रिमिनल तो कभी आएगा नहीं डिस्प्यूट सॉल्व करने, क्योंकि वो तो उसके नाम पे है ही नहीं, वो तो कोई दूसरा ऑपरेट कर रहा है, तो वो गिव अप कर देता है, वो कभी नहीं आएगा था वो बैंक में, तो पैसा अपने आप वापस आ जाएगा। वो 21 दिन वेट करते हैं बैंक की, आप यदि इस पे नहीं आ रहे हो पैसा क्लेम करने तो वापस जाएगा। तो ये सबसे पहले कर देना है। 1930 कॉल करके तुरंत ब्लॉक करा दो। यदि आप 1930 पर नहीं बात हो पा रही है और किसी वजह से, तो अपने बैंक को इन्फॉर्म करो कि ये पैसा है, इसमें मैं डिस्प्यूट रेज कर रहा हूं, इसको आप ब्लॉक कराइए ट्रांजेक्शन। तो बैंक भी करा सकता है। तीसरा, आप www.cybercrime.gov.in पर एक कंप्लेन कर दें, जो ऑनलाइन पोर्टल है। आपको कहीं थाने वाने जाने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, और उसको भी ये सारी डिटेल भर दें, दे दें। तो तीसरा ये है। चौथा, जो एक आरबीआई की गाइडलाइन है कि आप 3 दिन के अंदर यदि बैंक को इन्फॉर्म करते हैं तो बैंक इज लायबल टू पे यू 100% मनी। आरबीआई ने क्लियर गाइडलाइन बना रखी है कि यदि आपने 3 दिन के अंदर बैंक को बता दिया, एक्चुअली 3 दिन बहुत बड़ा टाइम है, आपको तो तुरंत बता देना 1 घंटे के अंदर,
1 या 2 घंटे जैसे ही समझ में आता है, आप बता सकते हो कि लोगों को 15 मिनट में पता पड़ जाता है कि कुछ गड़बड़ हो गई है, क्योंकि वो जो कॉल बैक करते हैं बंदा कॉल उठाना बंद कर हाँ, उसके बाद ही उनको लगता है कि ना वो कॉल उठाएगा, उससे पहले बातचीत हो रही होती है। तो आप इमीडिएटली अपने बैंक को इन्फॉर्म कर दें, रिटन ईमेल, फोन पे भी नहीं, रिटन ईमेल कर दें। फोन पे, चाहे फोन पे भी करें, लेकिन आपके पास एक एविडेंस होना चाहिए कि मैंने इन्फॉर्म कर दिया था और ये देखिए। और चाहे तो आप बैंक में जाके एक फिजिकल कॉपी भी दे आए और उसकी एक साइंड कॉपी अपने पास रख लें, रिसीविंग। ये प्रोसेस कर लें, क्योंकि इससे आपको आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से बैंक की लायबिलिटी प्रूव करके पैसा वापस लाने में मदद मिलेगी। अब इसमें एक कैच है इस लॉ में। तो आरबीआई ने गाइडलाइन तो बना दी, पर आरबीआई ने कहा कि जिसकी गलती उसकी लायबिलिटी। जब आपने बैंक को इन्फॉर्म किया कि गलती आपकी है ही नहीं, तो बैंक पूरा पैसा वापस कर देगा। जैसे कि आपका क्रेडिट कार्ड था और आपकी जेब में है, या डेबिट कार्ड है और खरीदारी श्रीलंका में हो गई कहीं, और या कोलकाता के एटीएम से पैसे निकल गए, तो गलती आपकी कैसे हो सकती है? कार्ड तो आपके पास है और पैसा कलकत्ता और वहां निकला हुआ है। ऐसे सिचुएशन में तो पैसा आपका आएगा ही वापस, बैंक कुछ नहीं कर सकता। दूसरा, या कहीं विदेश में खरीदारी है भाई, कि आप, तो इसको हम बोलते हैं कार्ड क्लोनिंग के केसेस, कार्ड स्वैपिंग के केसेस, या सिम स्वैपिंग के केसेस। इसमें क्या होता है, गलती आपकी नहीं होती। तो यदि आपकी ये सिचुएशंस हैं तो पैसा आपका वापस आ जाएगा। अब जो दूसरे तरह के केसेस वो हैं जहां आपने खुद ही पैसे उनके बोलने, आपको प्रॉपर ओटीपी आया एंड यू ट्रांसफर, और उसमें भी कई बार आप बैंक जाके आरटीजीएस करके आते हो। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपकी इन्वेस्टमेंट स्कीम के फ्रॉड है जैसे, तो उसमें आप खुद ही करोड़ों रुपए सामने वाले को ट्रांसफर कर रहे होते हो कि ये तो बढ़ रहा है, तो हम तो खुद ही डाल रहे हैं। और वो ऐसे अकाउंट में डाल रहे होते हो जो असम का अकाउंट है और कहीं का अकाउंट है। मतलब आप उस समय भी नहीं चेतते कि यार ये कैसे हो सकता है, हाउ कैन इट बी ऑफिशियल अकाउंट, है ना, कि कोई ऐसा बंदा दिख रहा है जो मेघालय का है, क्योंकि वहां ये लोग अकाउंट्स जो क्रिमिनल है ना रेंट पे ले लेते हैं। अच्छा, रेंट पे भी अकाउंट मिलते हैं? हाँ, ये क्या करते हैं कि आपको हम 10,000 रुपए देंगे महीने का, आप ये अकाउंट दे दो। अब जब तक वो अकाउंट फ्रीज नहीं होता वो यूज करते रहता है। ओके। जैसे वो अकाउंट फ्रीज हो जाता है, पकड़ा कौन जाएगा? अकाउंट होल्डर। अब वो बेचारा गरीब आदमी था, वो बोलेगा 10,000 मिले तो हमने दे दिया था। अब पुलिस भी क्या कर लेगी, मतलब पुलिस कहेगी यार इसको छोड़ो यार कुछ। तो ये भी बहुत बढ़ रहा है। यहाँ पर मेरे पास कई बार कॉल आता है कि अरे यार अमित जी आपकी हेल्प चाहिए, हमारी एक ड्राइवर है या कोई हेल्प है और उसका अकाउंट पता नहीं क्यों पुलिस ने आजकल परेशान कर रखा है, वो फ्रीज कर दिया। 25,000 रुपए थे उसके बेचारे के, वो चले गए और ऐसा वैसा। तो मैं कहूँगा डिटेल दीजिए, तो मैं कंसर्न आयो से बात करता हूँ। तो कहता है सर आपको पूरा मैटर पता है? कहते नहीं। कहता है इस ड्राइवर को कॉल आया पिछले 4 महीने से बदमाशी कर रहा है कि पैसे कमाने हैं, तो अकाउंट के सारा लॉगिन पासवर्ड ओटीपी उसको दे देता है वो, मतलब सामने वाले के हाथ में सब कुछ होता है। कहता है तुझे 25,000 मिलेंगे, तू अकाउंट भूल जाते रहा तो वो 5-5 लाख रुपए आते हैं उसके अकाउंट में, वो पैसा निकाल लेते रहते हैं और उसके बाद इसके अकाउंट में जो 25,000 थे वो रह जाते हैं, वही फ्रीज होते हैं। जब कंप्लेन आएगी उसके अगेंस्ट तो फ्रीज होगा। अब इसको वो 25,000 चाहिए जो इसके है भी नहीं हाँ, सिचुएशन ऐसी होती है। तो लोग हैं, लोग दे देते हैं, अपना आधार कार्ड दे देते हैं रेंट पे कि आप इस पे सिम ले लो या जो भी बैंक अकाउंट खुलवा लो। तो ये एक जो विसंगति है कि जो आपकी डिजिटल आइडेंटिटीज हैं उसकी वैल्यूज आपको पता ही नहीं है, और मेरे ख्याल से उस वजह से क्रिमिनल्स को बड़ा सपोर्ट मिलता है। नॉलेज हमारे पास नहीं, उसका वो फायदा उठा लेते हैं उस चीज का कि कैसे हम अपने को बचाएं। कॉल मर्जिंग क्या है सर? ये ओटीपी चुराने के कुछ तरीके हैं। जैसे मैंने हमेशा आपसे कहा कि जब तक हम ये अवेयरनेस ऐसे फैलाते रहेंगे कि डोंट शेयर ओटीपी, उससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि कोई आदमी ओटीपी शेयर नहीं करता। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैडम अपना ओटीपी बताइए, हाँ लिखिए ना, पासवर्ड भी तो बता दीजिए, हाँ ये भी लिखिए। ऐसा होता है क्या? इट नेवर हैपेंस लाइक दिस। देयर इज ऑलवेज अ स्टोरी बिहाइंड इट। और वो जब तक कहानी आप नहीं बताएंगे लोगों को, उनको नहीं पता पड़ेगा कि ओटीपी जाता कैसे। तो मैं वो कुछ इंसिडेंट्स ऐसे बता रहा हूँ कि जैसे निकलते हैं ओटीपी, जिसमें से एक है कॉल मर्जिंग टेक्निक। कि आपको कॉल आता है कि मैडम आपका नंबर अमित जी ने दिया है और वी वुड लाइक टू इनवाइट यू फॉर एन इवेंट। इसमें एक फायर साइड चैट है आपकी और अमित जी के रख देते हैं, वी हैव इनवाइटेड हिम एज वेल। तो आप बातचीत शुरू कर देंगे। 20 सेकंड के बाद बोलेगा आई थिंक अमित इज ऑल्सो कॉलिंग। मैम आप एक बार करिए, कॉल मर्ज कर दीजिए तो हम तीनों आपस में बात कर लेते हैं। अब आपके कॉल आ रहा है, पहले एक कॉल नंबर पे आप ऑलरेडी बात कर रहे हो, उस पर एक और कॉल आ रहा है आपको। तो आप कहोगे यार ये अमित का नंबर तो नहीं है, अरे उनका वीआईपी नंबर है, आप मर्ज कीजिए ना, अभी बात करते हैं, अभी मेरी बात हुई उनसे, वो आपको कॉल कर रहे हैं। तो आप थोड़ा प्रेशर में आए और आपने मर्ज कर दिए। जैसे आप कॉल मर्ज करेंगे आपके कुछ या तो व्हाट्सएप हैक हो जाएगा, या अच्छा हैकिंग कर लेते हैं इसके थ्रू, बैंक अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे, या फेसबुक हैक हो जाएगा, या जीमेल हैक हो जाएगा। कुछ
ट्रैक हो जाएगा। क्यों हुआ? अपने अलाउ आपने कोई ओटीपी दिया, आपने कोई क्यूआर कोड स्कैन किया, आपने कोई लिंक क्लिक किया, आपने कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल की? नहीं, आपने सिर्फ 2 इनकमिंग कॉल मर्ज कर दी, यही किया ना? तो फिर पैसे क्यों निकले? क्योंकि वो जो दूसरी कॉल थी वो आपके ओटीपी की कॉल थी। ओके। आजकल सारे ओटीपीज कॉल पे आते हैं। जो पहले एसएमएस पे आते थे तो हमारे दिमाग में एक परसेप्शन है कि वो एसएमएस पे ही आता है ओटीपी। नहीं, अब तो कॉल पे भी आते हैं। बैंक का ओटीपी आप कॉल पे मंगा सकते हो, व्हाट्सएप का ओटीपी कॉल पे मंगाते हो, जीमेल का ओटीपी कॉल पे आता है, फेसबुक का कॉल पे आता है। ये सारे ओटीपीज अब कॉल पे आने लगे हैं। यू हैव एन ऑप्शन टू इनवाइट देम ऑन कॉल। तो क्रिमिनल आपसे एक कॉल पे ऑलरेडी बात कर रहा था और उसने दूसरा कॉल ओटीपी का आपको भेज दिया, इन्वाइट कराया। आपको लगा ये तो अमित का कॉल है और आपने मर्ज कर दिया। उस कॉल पर उसने ओटीपी बताया, ये चूंकि मर्ज हो गया था तो इसने सुन लिया, इसने अप्लाई किया। बाय द टाइम यू रियलाइज किया अमित क्या नंबर बोल रहा है, और तब तक तो ये तो 1 सेकंड का खेल है। नंबर आया और उसने अप्लाई करना है। उसके बाद आप कुछ कर नहीं सकते, आप रोक नहीं सकते उसके बाद, अरे नहीं देना, ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है आपके हाथ में। आपने मर्ज किया, उसने सुना, हो गया गेम। तो जब भी 2 अननोन नंबर से कॉल आ रहा हो तो उसको मर्ज नहीं करना, क्योंकि इनमें से एक भी नंबर आपके फोन में सेव नहीं था। आप समझे बात? हाँ। यदि एक सेव्ड भी हो तब भी मत करना, क्योंकि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो कॉल स्पूफिंग कर ले। हाँ, तो इसलिए ये होता है ना, इस बढ़ते रहेंगे ये सोफिस्टिकेशंस और इंप्रूव होते रहेंगे। दूसरा तरीका है कॉल फॉरवर्डिंग टेक्निक। इसमें आपके कॉल को फॉरवर्ड कर दिया जाता है टू अनदर नंबर। उसके लिए कोड होते हैं। आप गूगल कीजिए कॉल फॉरवर्डिंग कोड्स, तो आपको सारे ऑपरेटर्स के कॉल फॉरवर्डिंग कोड्स मिल जाएंगे। *62* मोबाइल नंबर हैश, *401* मोबाइल नंबर, *21* मोबाइल नंबर। इस तरह के जो कोड हैं ये अलग अलग ऑपरेटर के होते हैं। यदि आपके फोन से वो कोड डायल हो गया तो आपका कॉल कंडीशनली क्रिमिनल को फॉरवर्ड होने लगता है। अब वो ओटीपी मंगाएगा, ओटीपी उसको चला जाएगा और वो अप्लाई कर लेगा। अब इसमें 2 तरीके की सेटिंग होती है। एक कंडीशनल कॉल फॉरवर्डिंग। कंडीशनल कॉल फॉरवर्डिंग का मतलब है कि जब आप बिजी होगे उस समय कोई कॉल आएगा तो उसको जाएगा, या आप अनरीचेबल हो, फ्लाइट में हो, बेसमेंट में हो, सो रहे हो, आप फोन नहीं उठा रहे हो, तो उस समय कोई कॉल आएगा तो उसको जाएगा। अदरवाइज नॉर्मल कॉल आते रहेंगे तो आपको हो सकता है काफी लंबे समय तक ये रियलाइज ही ना हो कि आपकी कॉल फॉरवर्डिंग सेट है, क्योंकि जब आप अवेलेबल हो तब तो कॉल आप ही उठा रहे हो। कॉल फॉरवर्ड सिर्फ तब हो रहा है जब आप अवेलेबल नहीं हो, तो आपको रियलाइज नहीं होगा, आपको लगेगा एवरीथिंग इज नॉर्मल। फिर लोग मुझे आते हैं सर वो कभी 50,000 निकल जाता है, कभी 25,000 निकल जाता है, अचानक क्या हो रहा है, या मेरा कुछ हैक हो चुका है। पता पड़ा किसी ने कॉल फॉरवर्डिंग सेट कर रखी है और उसको जो ओटीपी चाहिए होता है वो ले लेता है चुपचाप। तो ये इसको बोलते हैं परसिस्टेंट थ्रेट। कई बार आपको बड़ा देर से पता पड़ता है कि गड़बड़ हो चुकी है और आप उस सिचुएशन में और गलती कर देते हो। जैसे एक भाई साहब थे जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ले रहे थे, कोविड के बाद की बात है। तो एक महिला आई उनके पास, कहा कि आपका मेरा फोन डेड हो गया है एंड आई हैव टू बोर्ड एन अर्जेंट फ्लाइट, अभी आई नीड टू इन्फॉर्म माय पेरेंट्स सो दैट दे कैन सेंड मी पिकअप, कैन आई यूज योर फोन प्लीज। तो उन्होंने अपना आईफोन अनलॉक करके दे दिया। उन्होंने एक नंबर डायल किया मैडम ने और थैंक यू करके निकल गई। अब इस तरह के जो क्राइम होते हैं बहुत ऑर्गेनाइज होते हैं, हाँ, बहुत प्लान्ड होते हैं। इमेजिन नहीं कर सकता कि मतलब आपको क्योंकि इसमें फिर पैसा भी लंबा जाता है। इसमें तो वो भाई साहब जैसे लैंड किया उनके अकाउंट से 20 लाख 25 लाख ऐसे करके निकलने लगे। तो घबराए, उन्होंने अपनी सेक्रेटरी को फोन किया कि यार मेरा सिम कुछ गड़बड़ हो गया, तुम एक काम करो सिम ब्लॉक कर दो। उसने सिम ब्लॉक कर दिया तो 50 लाख और निकल गए। एक्चुअली होता क्या है कि आप अनअवेलेबल थे इसलिए कॉल फॉरवर्ड हो रही थी, क्योंकि आप फ्लाइट में थे। अब आपने खुद ही अपने आप को अनअवेलेबल कर दिया, क्योंकि आपने सिम ही ब्लॉक कर दिया अपना, तो अब सारी कॉल फॉरवर्ड हो जाएंगे। तो आप को उस समय कॉल फॉरवर्डिंग रोकनी थी या सारे कॉल उठाते? ऑन हो गया फोन, अब तो आप ऑन हुए हैं, हाँ, फ्लाइट में थे, हाँ, तो अभी कोई ओटीपी कॉल आया तो उठाइए प्लीज, सो दैट वो फॉरवर्ड ना हो। तो ये पता नहीं होता चूंकि लोगों को, तो वो गलत एक्शन भी लेकर और नुकसान करा बैठते हैं। इसी तरह से वॉइस मेलिंग टेक्निक है कि कोई आपके फोन पर वॉइस मेल सेटअप कर दे। वो कैसे करते वो मुझसे मत पूछेगा क्योंकि फिर लोग करके मिसयूज भी कर देंगे। पर आप गौर से सोचिए, वॉइस मेल यदि सेटअप हो गई तो वॉइस मेल क्या होता है कि आप बिजी हो तो कोई आपको एक मैसेज रिकॉर्ड करके छोड़ सकता है। तो वो ओटीपी का कॉल भी तो हो सकता है कि ओटीपी का कॉल आएगा, आप बिजी हो, वो ओटीपी का कॉल रिकॉर्ड हो जाएगा। और चूंकि वॉइस मेल मैंने सेटअप किया तो मुझे पासवर्ड पता है, तो आई कैन लिसन दैट ओटीपी, मैं सुन लूंगा।
आपको पता ही नहीं और आपकी वॉइस मेल के थ्रू ओटीपी निकल गया। इसी तरह स्क्रीन शेयरिंग टेक्निक्स होती हैं कि गूगल मीट है, जूम है या वेबएक्स है, इसके थ्रू लिंक भेजा उसने कि सपोर्ट दे रहे हैं और कोई बातचीत शुरू की आपसे एंड समहाउ स्क्रीन शेयर करा ली और पैसा निकल गया। स्क्रीनशॉट के थ्रू भी ओटीपीज निकलते हैं, बहुत सारे क्यूआर कोड, मैलिशियस क्यूआर कोड के थ्रू भी ओटीपी मैं ले सकता हूं। तो ऐप इंस्टॉलेशन करके भी ओटीपी चाहते हैं, जैसे आपके बच्चे के थ्रू आपके फोन में गेम इंस्टॉल करा दिया और वो ओटीपी बाहर भेज रहा है, आपको पता ही नहीं और आपको काफी लेट पता पड़ता है जब अकाउंट ही खाली हो जाता है। तो क्रिमिनल विल नेवर हैक योर डिवाइसेस टू रीच टू यू, क्रिमिनल विल ऑलवेज हैक यू टू रीच टू योर डिवाइसेस। हम अपने डिवाइसेस को प्रोटेक्ट कितना भी कर लें, प्रोटेक्शन यहाँ चाहिए। आपके पास कोई ऐसे शॉकिंग केस आया हो इससे, साइबर क्राइम से कुछ जो आपको भी लगा हो कि इस तरह भी मतलब दिमाग लगा के पैसे कर सकते हैं, कोई ऐसा केस आपने देखा हो? देखिए सारे केसेस शॉकिंग होते हैं और एक पूरी दुनिया बनाई जा सकती है आपके चारों तरफ। एक केस आया मेरे पास जिसमें एक व्यक्ति, ये भी कोविड के बाद की बात है, गूगल पे कुछ सर्च कर रहा था और ही वाज ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई हिज बिजनेस। उसका ये था कि मैं कुछ केमिकल बिजनेस स्टार्ट कर दूं। तो गूगल पे आप सर्च कर रहे हो, उसके बाद उसको फेसबुक पर एक ऐड आता है, एक ऑफरिंग कि यूके की कोई कंपनी है और वो इंडिया से कुछ सप्लायर ढूंढ रही है, केमिकल सप्लायर। तो उसने उसमें अपना डिटेल भर दिया कि आई एम इंटरेस्टेड, खुद ही भरा डिटेल, वेबसाइट पे गया भर दिया। तो वहां से उनका एक ईमेल आ गया कि भाई वी लाइक योर प्रोफाइल, आप एक काम कीजिए, एक ट्रायल करते हैं, 5 लाख का एक ऑर्डर देते हैं आपको और उसके लिए हम आपको एडवांस दे देंगे और आप हमें 1 हफ्ते के अंदर ये सप्लाई कीजिए। अब ये तो ऐसे ही भरा था इसने। इतने में इसको एक ईमेल आती है दुबई से कि एक लेडी की, कि तुम्हारे इस दोस्त ने, दोस्त का नाम भी है, कि तुम्हारे दोस्त ने मुझे आपसे कनेक्ट किया एंड आई नीड योर हेल्प और कैन वी टॉक। तो शाम को कॉल आ जाता है, वो लेडी कहती है कि सर मेरी एक हरिद्वार में एक फैक्ट्री है, केमिकल फैक्ट्री, और अब तो मैं दुबई सेटल हो गई हूँ, फादर रहे नहीं, तो मैं चाह रही हूँ कि वो किसी को दे दूँ या कोई पार्टनर हो जो वहाँ मैनेज कर ले। सो आई एम लुकिंग फॉर सम सुटेबल पार्टनर। और आपके दोस्त ने बोला कि अब इनके दिल में जहाँ कहीं भी बाँछें होती हैं वो खिल गई, क्योंकि एक तरफ से ऑर्डर है, एक तरफ सप्लायर है, इनको कुछ करना नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ सप्लाई करना। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, आई वुड लव टू हेल्प यू, और एक काम कीजिए, आप एक ऑर्डर भी कर सकते हैं एग्जीक्यूट में। हाँ बताइए। बोले ये केमिकल बनाते हैं। बोले हाँ कर देंगे। तो बोले आप इसको प्लीज कर दीजिए, मैं आपको अभी पेमेंट कर देता हूँ कुछ। ठीक है। अच्छा, इसको यूके की कंपनी से पेमेंट आ गया है 5 लाख। इसने अपना जो भी 3 लाख साने वाले हरिद्वार कंपनी को दे दिया और उन्होंने उसको सप्लाई कर दिया। वहां से ओके आ गया, वेरी गुड, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, हम तो बहुत खुश हैं आपसे, अब एक काम करते हैं 50 लाख का ऑर्डर देते हैं आपको या 60 लाख का देते हैं। तो आप, लेकिन वही शर्त है कि 1 हफ्ते के अंदर ही हमें डिलीवरी चाहिए क्योंकि बहुत प्रेशर है। हाँ साहब हो जाएगा। तो इन्होंने हरिद्वार वाली लड़की से बात कर ली, उसने कहा हाँ साहब हो जाएगा, लेकिन हमें तो रॉ मटेरियल खरीदना है, तुरंत पैसा दे दिया। तो इन्होंने तुरंत 25-30 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिया वहां से। अब ये यूके वाली कंपनी से कह रहे हैं कि आप भी एडवांस तो कर, हम कर रहे हैं ना, क्रॉस बॉर्डर थोड़ा अप्रूवल्स चाहिए हैं और ऐसा है और वैसा है और 2-3 दिन में आ जाएगा। वो 1 हफ्ते लगे रहे, वहां से तो कुछ पैसा आया नहीं। अब इन्होंने घबरा गए तो हरिद्वार वाली कंपनी को फोन लगाया तो वो भी नहीं उठा रहा फोन। तब ये पुलिस के पास पहुंचे कि कुछ तो गड़बड़ हो गई है। अब इस पूरे प्रोसेस को समझने की कोशिश कीजिए। ये जो पीछे जितने भी लोग थे, एक ही बंदा है, इसको पता ही नहीं किसके संग एक खेल खेल गया है। पूरा सेटअप इसी हिसाब, पूरा सेटअप बनाया गया है। आप, और सेटअप किस दिन शुरू हुआ था? जब उसने सर्च किया। जब उसने सर्च किया था उस दिन से। आप एक गूगल सर्च जिस दिन करते हो, उस बेस पर आपके अराउंड एक पूरी दुनिया बन जाएगी और आपको अंदाजा नहीं होगा कि ये मेरी कौन सी गलती की वजह से हो गया। क्योंकि जो कीवर्ड आप गूगल पर डाल रहे हो वो सिर्फ ऑथेंटिक कंपनीज को जाएंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है, वो तो क्रिमिनल कंपनीज को भी जा सकते हैं। वो भी अपने ऐड दे रही हैं। आपको पता है गूगल पे जो सर्च करते हो तो ऊपर के स्पॉन्सर्ड ऐड में से 2 तो फ्रॉडस्टर्स के होते हैं और तभी लुटते हैं लोग। दिलजीत दोसांझ का शो था, टिकट सर्च किए, लोग लुट गए ना, क्योंकि जो ऊपर सर्च में लिंक आई वो फ्रॉड थी। क्लिक कर देते हैं उसपे, उसी में पेमेंट कर दिया, वो टिकट आई नहीं। तो गूगल ऊपर क्यों दिखा रहा था? वो ऐड करके, क्योंकि वो ऐड दिया था उन्होंने, पैसे दिए थे उसके। तो आप ये मान के चलते हुए गूगल सर्च पे सब चीजें ठीक होंगी या फेसबुक ऐड पर सब चीजें ठीक होंगी, तो आप देखिए गूगल सर्च के बेस पे आपको इधर एक ऐड दिखाया गया और वो बार बार दिखाया जाता जब तक आप फंस ना जाते, क्योंकि उसको पता है कि आप ये सर्च कर रहे हो तो आप आओगे यहाँ, और उसके बाद आप खुद ही भर रहे हो अपनी डिटेल। फिर आपके फेसबुक पे ढूंढा गया कि कोई दुबई का दोस्त है आपका, जानबूझ के, क्योंकि आप उससे तुरंत बात करके वेरीफाई नहीं करोगे, और उसके रेफरेंस पर
एक ईमेल आती है आपको, और वो भी एक लड़की, ताकि आपको थोड़ा डाउट कम हो कि आप बेचारी परेशान है, हेल्प कर देते हैं। एंड देन शी विल कॉल यू एंड देन शी विल कन्विंस यू, ये भी मिला है, ये भी मिला है, और ये सब आपस में मिलकर आपको फंसा देते हैं। इतना बड़ा गेम रचा जा सकता है आपके खिलाफ। और ये तो मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बता रहा हूँ। अभी आप एक शायद नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज है, देखना, एक लड़की को 8 साल ट्रैप किए रहे लोग, इल्यूजन क्रिएट करके, और उसका बॉयफ्रेंड बन के, और वो कभी मिला नहीं, और ये रियल स्टोरी है। सेम ऐसा केस मैंने अभी रिसेंटली न्यूज में भी देखा था, दिल्ली में भी ऐसा ही हुआ था। डेटिंग ऐप के थ्रू मिला है, फोटो किसी और की मिले नहीं, पैसे मांगे, फिर फोटोज मांगी, ब्लैकमेलिंग शुरू, और एक साथ काफी सारी लड़कियां। लेकिन जो आप कह रहे हो 8 साल, ये तो बहुत लंबा। मतलब आप सोचिए 8 साल आदमी बिल्कुल ट्रस्ट किए रहा कि है, मतलब उस बंदे ने कितने इतने एविडेंसेस और इतने सिचुएशंस और कितना इन्फ्लुएंसिंग होगा कि आप 8 साल में बिल्कुल डाउट नहीं करते कि बंदा गड़बड़ है। पर ऐसा होता है, और आप विश्वास कर लेते हो, और ये विश्वास करने के पीछे पूरा एक स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट हो रही होती है, और इस वजह से आप ऐसा करते हो। उसमें टेक्नोलॉजी भी हेल्प करती है, उसमें डिजिटल फुटप्रिंटिंग भी हेल्प करती है, वेबसाइट है। जब सुप्रीम कोर्ट वाली डिजिटल के केसेस हुए, तो वो आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट भेजते थे, क्लोन वेबसाइट। अब आप नहीं समझ पाते थे, आप खोलते थे तो बिल्कुल उसमें सीजीआई की फोटो दिख रही है, और बिल्कुल ओरिजिनल वेबसाइट की ही कॉपी है। तो फिर कहते थे इसमें अपना नाम सर्च करो, तो नाम सर्च करते थे, तो उसमें आपका अरेस्ट वारंट आ जाता था। अब आप जैसी क्लिक करके डाउनलोड करते थे, तो उसमें आपकी फोटो है और पूरा अरेस्ट वारंट है और चार्जेस लगे हुए हैं। आपने कहां से डाउनलोड किया अरेस्ट वारंट? वहां से देख के, वेबसाइट से खुद ही डाउनलोड। तो आप बिल्कुल नहीं सोच पाएंगे कि यार ये फर्जी हो सकता है, खुद ही तो डाउनलोड कर रहा हो। तो जो तरीके हैं ना, वो इतने स्ट्रांग है, मतलब मैं कहूंगा कि इतने पावरफुल है कि आप नहीं सोच पाते, अच्छे से अच्छा आदमी फंस जाता है। सर, ऐप डाउनलोड करते भी हमें काफी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर मैं कोई ऐप डाउनलोड करूँ, तो ऐसे क्या चेक करूँ कि इस ऐप को मुझे डाउनलोड करना चाहिए कि नहीं? क्योंकि काफी केसेस में ऐप्स के भी देखती हूँ कि उसके थ्रू भी आप क्राइम में फंस जाते हैं। देखिए, होता क्या है कि हम लोग एक तो कोई भी ऐप कभी भी डाउनलोड कर लेते हैं और उसको बहुत सारी परमिशन दे देते हैं। हाँ, अलाउ फोटो एक्सेस, ये सब। लोन एप्स आपने सुना होगा, लोन एप्स के थ्रू इतने लोग लुटे, और उसके बाद कुछ केसेस में तो सुसाइड भी हुआ, क्योंकि इतना लोन हो गया उनको। तो लोन एप्स क्या करती थी, आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट और आपकी पिक्चर्स ले लेती थी, सारी फोटोज वीडियोस, और फिर आप ही के पिक्चर्स को मॉर्फ बना के, नेकेड ऑब्स्सीन पिक्चर्स बना के आप ही के रिलेटिव्स और को भेजते थे विद लॉट्स ऑफ अब्यूजिव कंटेंट। तो आप हर्ट होना शुरू हो जाते थे, फिर आप कुछ कर नहीं पाते थे, फिर वो पैसे मांगते थे। एक केसेस में तो एक पूरी फैमिली के बच्चे और उनकी बेटियां सबका करके उसने भेजना शुरू किया, और वो फैमिली भोपाल की थी, इतना परेशान हो गई कि उन्होंने 5 ने सुसाइड कर लिया, 5 मेंबर्स ने। तो ये इस हद तक चला जाता है। और गलती क्या है कि आपने एक ऐप इंस्टॉल कर ली थी, मिस्टेक क्या है, एक ऐप ही तो इंस्टॉल की थी आप। तो कोई भी ऐप इंस्टॉल करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका क्या डेटा वो ले रही है। यदि वो नहीं पता है तो आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। एक्सेस, क्योंकि हम ही उनको अलाउ, आप ही ने एक्सेस दिया हुआ है। फिर गेम्स होते हैं बहुत सारे, आप आपका फोन है बच्चों को दे देते हैं, और बच्चे 2 मिनट में 5 गेम डाउनलोड कर देते हैं। उनको नहीं पता कि कौन सा गेम क्या कर रहा है। कई सारे गेम के अंदर चैट फैसिलिटीज होती हैं, जिसमें बच्चे सामने वाले से बात कर रहे होते हैं। अब आप अपने बच्चे को रोड पर किसी अनजान आदमी से बात नहीं करने देंगे कि भाई अननोन है, कैसे उस पर भरोसा कर लें। पर आपने उस बच्चे को फोन दे दिया जिससे वो लाखों लोगों से बात कर सकता है, सारे अननोन, और जिसमें से कई सारे क्रिमिनल हैं। अब वो उसको क्या बोलेगा, क्या लिंक भेज देगा, क्या इंस्टॉल करा देगा, आपको पता ही नहीं है। यही हो रहा है। तो इससे बचने का मैं एक सिंपल सा तरीका बताता हूं। देखिए, एक एप्लीकेशन है मोबी आर्बर करके, जो प्ले स्टोर पर भी है और ऐप स्टोर पर भी है। बड़ा स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूं मैं। ये ऐप आपको कई सारे ऐसे अटैक वेक्टर से बचा सकता है। इसमें 6 ऐसे फीचर्स हैं बड़े स्ट्रांग, जो भी ये पॉसिबिलिटीज हैं उनको काउंटर करते हैं। जैसे सबसे पहला है क्यूआर कोड सिक्योरिटी चेक। क्यूआर कोड आजकल हम बहुत जगह यूज कर रहे हैं। विजिटिंग कार्ड एक्सचेंज तो क्यूआर कोड, मूवी टिकट तो क्यूआर कोड, बोर्डिंग पास तो क्यूआर कोड, होटल का मेनू कार्ड ऑर्डर करना तो क्यूआर कोड, पेमेंट तो क्यूआर कोड है ही, एडवर्टीजमेंट तो क्यूआर कोड, और आप क्यूआर कोड स्कैन कर लेते हो। वाईफाई कनेक्शन तो क्यूआर कोड। आपको कैसे पता वो क्यूआर कोड सेफ है? एक आप ही के यहाँ के जर्नलिस्ट थे, एक दिन मुझे बोले कि आप एक साथ सैकड़ों लोगों को हैक कर सकते हो। मैंने कहा हाँ, तो मैंने कहा चलो मेरे साथ। तो एक इवेंट था ताज होटल में, वहां लेके गए मैं। तो जिस कंपनी का इवेंट था, मैंने उसी का लोगो और नीचे क्यूआर कोड प्रिंट किया, ऊपर लिखा फ्री वाईफाई। ओके, समझ आ गया। और 4 प्रिंट आउट निकाले। मैंने कहा 2 इस कोने पे लगा दो, 2 उधर लगा दो उस दीवार पर।
उसे लगा दिया। मैंने अपना सेशन लिया, उतरा, लैपटॉप खोला तो मैं देखा 16 लोग मेरी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर चुके थे। तो वो एप्लीकेशन तो मैं डेटा चुरा सकता था, पर वो तो मैंने ऐसे बताने के लिए बोला था, देखिए लोग कर देते हैं। आपने फ्री वाईफाई लगाया, लोगों ने एप्लीकेशन तक इंस्टॉल कर ली बिना ये सोचे कि यार ये क्या कर रहा हूं मैं। हाँ, बस स्कैन। इज इट ऑथेंटिक, नॉट ऑथेंटिक, आपको कैसे पता है क्यूआर कोड सेफ है? तो मोबी आर्मर में जो ये क्यूआर कोड सिक्योरिटी चेक का फीचर है, जब भी कोई क्यूआर कोड आपको स्कैन करना है, चाहे वो विजिटिंग कार्ड हो, चाहे वो एडवर्टीजमेंट हो, चाहे वो वाईफाई हो, चाहे वो पेमेंट का हो, चाहे वो मूवी टिकट को आपने एक बार जब स्कैन किया तो ये उसको सैंडबॉक्सिंग एनवायरनमेंट में ले जाएगा, वहां रन करेगा और आपको रेड ग्रीन करके बता देगा ये सेफ है, अनसेफ है, ये आपका डेटा चुरा सकता था, ये आपका पैसा चुरा सकता था, ये आपका कैमरा एक्सेस ले रहा था, ये आपका डेटा ले रहा था। जो भी रिस्क होगा वो आपको क्लियर बता देगा और उसके बेस पर रेड और ग्रीन फ्लैग दे देगा कि भाई ये सेफ है, आप आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं तो इस पर कोई भी एक्शन मत लीजिए। सेकेंड इसमें जो फीचर है वो है लिंक स्कैनर। अब आपको लिंक आता है, आरटीओ का चालान है और आपने पे कर दिया, आपको कैसे पता है ऑथेंटिक था? आपने गूगल पे सर्च किया मुझे उड़ीसा में होटल बुक करना है, जो लिंक आया आपने पेमेंट कर दिया और लुट गए। दिग्विजय दोसांझ के थ्रू में तो लुटे ही हैं। क्रूज बुक कर रहे हो उसमें लुट जाते हैं, हेलीकॉप्टर बुक करते हैं केदारनाथ का, उसमें लुट जाते हैं, बिकॉज आप गूगल पे सर्च करते हो, जो लिंक आता है उस पर भरोसा कर लेते हो। शॉपिंग वेबसाइट भी ना जो काफी फेक होती है, ई कॉमर्स वेबसाइट पर डिस्काउंट मिल रहा है, आपने भरोसा किया, पे कर दिया। आपको कैसे पता ये ऑथेंटिक वेबसाइट है? अब आपने क्या करना है, वो लिंक को मोबी आर्मर में जाके स्कैन कर लेना। ओके। जैसे ही आप स्कैन करोगे वो 16 डिफरेंट ब्राउजर में उसको रन करके आपको बता देगा कि ये लिंक फ्रॉड है, ये भी 2 हफ्ते पहले क्रिएट हुई है, ये चाइना में इसका सर्वर चल रहा है, बहुत सारे ऐसे क्राइटेरिया बताएगा जिसके बेस पे कहेगा कि गड़बड़ है, इसको ट्रस्ट मत कीजिए और इस पर कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मत कीजिए। क्लियर लिख के देगा कि इस पर कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ना करें, चाहे वो आरटीओ का लिंक हो, चाहे वो पासपोर्ट ऑफिस का हो। यदि वो क्लोन्ड लिंक है वो बता देगा, और यदि वो मैलिशियस है कि वो डेटा चुरा रहा था या कैमरा एक्सेस ले रहा था या फाइनेंशियल फ्रॉड हो सकता है, क्लियरिटी हो जाएगी आपको। तो ये जरूर कर लें, थोड़ी सी चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। तीसरा जो आपने बोला ऐप, मोबी आर्मर आपके फोन के सारे ऐप को स्कैन करता है और आपको 3 लेवल पर क्लासिफाई करके देता है। एक्चुअली 5 में से रेटिंग देता है कि कितना सेफ है। ग्रीन है वो तो सेफ है, जो ऑरेंज है वो रिस्क के संग आप उनको यूज कर सकते हो, और रेड को तो आप तुरंत अनइंस्टॉल कर दीजिए। अब यदि कोई ऐसी ऐप है जो आपका स्क्रीन शेयर कर सकती है, टीम व्यूअर, क्विक सपोर्ट, एनीडेस्क, ये ऐप्स हैं जो आपका स्क्रीन शेयर कर देती हैं और लोग इससे लुट जाते हैं कि आपकी ओटीपी चले जाते हैं, आपकी डिटेल चले जाते हैं, वो रेड कर देगा, कहेगा इसको इंस्टॉल ही मत करो। अब आपको शायद पता हो इन ऐप के बारे में, पर आपके पेरेंट्स को नहीं पता, आपके भाई को नहीं पता, किसी को नहीं पता। ऐसे में यदि आप मोबी आर्मर रखेंगे और ऐसी कोई ऐप कोई आपसे इंस्टॉल करने को बोलता है तो आपको पहले ही पता हो जाएगा कि यार ये गड़बड़ है, रेड है, इसको नहीं यूज करनी थी। इसी तरह कोई गेम है जिसमें जैसे मैंने आपको बोला मल्टी चैट फैसिलिटी है, वो रेड कर देगा, क्या करना ना, बच्चों को मैं अलाउ नहीं कर सकता कि बच्चे कोई अननोन आदमी से चैट करें। यदि कोई ऐसी ऐप है जो आपका कैमरा या फोटोज का एक्सेस ले रहा है तो उसको रेड कर देगा। तो ये जो सपोर्ट है, आपको एक बार आइडिया लग जाए कि भाई ये ऐप सेफ है या नहीं। एक बार ये आपने मोबी आर्मर से चेक कर लिया, उसके बाद आप इंस्टॉल करें, आगे बढ़े, ठीक है, नहीं तो उसको तुरंत हटा दें। तीसरा इसमें फीचर है वाईफाई सिक्योरिटी का। चौथा, जो कभी भी आप पब्लिक वाईफाई जो यूज करते हैं उससे भी बहुत ज्यादा फ्रॉड होता है। आपको नहीं पता होता कि यदि मैं और आप एक ही पब्लिक वाईफाई पे कनेक्टेड हैं तो मैं आपका बहुत सारा डेटा देख सकता हूँ, क्योंकि हम दोनों का इनक्रिप्शन लेवल एक ही है। तो आप मोबी आर्मर के थ्रू वाईफाई सिक्योरिटी का ऑप्शन है, क्लिक करेंगे तो बता देगा कि वाईफाई सेफ है, अनसेफ है, और यदि किसी ने हैक कर रखा है तो वो कौन है, उसका आईपी एड्रेस भी देगा, क्योंकि वाईफाई हैक करने वाला आपके आसपास ही होगा, दूर बैठ के नहीं कर सकता। तो आप वो आईपी निकाल कर आप उसको कैच भी कर सकते हैं। तो ये डिटेल जो है, थोड़ा सा इन्वेस्टिगेटिव डिटेल्स भी आते हैं आपके हाथ में। एक और ऑप्शन है उसमें ओटीपी सिक्योरिटी का, उसको क्लिक करके आपके फोन से वो सेटिंग सारी कर देगा जिससे आपका ओटीपी बाहर ना जाए। जैसे कॉल फॉरवर्डिंग ना हो, कॉल मर्जिंग ना हो, वॉइस मेलिंग सेट ना हो, ये जो मैंने तरीके बताए वो आपके फोन में डिफॉल्ट डिसेबल कर देगा, सो दैट कोई उसका मिसयूज करके ओटीपी ना निकाल पाए। तो एक ही ऐप है मोबी आर्मर, आप चाहें तो इंस्टॉल करके काफी इस तरह के क्राइम से बच सकते हैं। जो हमें कॉल आते हैं व्हाट्सएप पे, इंटरनेशनल कॉल, नॉर्मल भी कॉल, वो किस तरह के मतलब क्राइम का करने के, वो भी डिजिटल अरेस्ट से जुड़े होते हैं कि किस टाइप के कॉल आते हैं? देखिए हुआ क्या कि जब ये केसेस बढ़ने लगे तो सरकार ने एक पॉलिसी बनाई और जो सिम कार्ड इशूड होते हैं ना उनकी लिमिट कर दी कि जो बिजनेसेस भी हैं वो भी नंबर ऑफ सिम कार्ड लिमिटेड ही इशू करा पाएंगे। इंडिविजुअल एक आधार पर 3 ही सिम कार्ड इशू करा पाएंगे, उस पर भी काफी रेगुलेशन टाइट कर दी। उससे क्या हुआ, क्रिमिनल्स को सिम कार्ड मिलने में
दिक्कत होने लगी इंडियन नंबर के, तो उन्होंने पाकिस्तानी सिम लेने शुरू कर दिए, मलेशिया, वियतनाम, दुबई, यहाँ के सिम से। तो आपको वहां से कॉल आने लगे, क्योंकि उनको वहां सिम आसानी से मिल जाता है और वहां से वो कॉल वॉल करके सेम काम कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि कई सारे कंपनीज हैं जो डेटा कलेक्शन के लिए भी कॉल सेंटर लगा के बाहर से कॉल करके वो आपसे बातचीत कर करके डेटा निकाल लेंगे। तो ये तरीके होते हैं और वो सारे तरीके कॉल से शुरू होते हैं। यदि आप सिर्फ अपने अननोन कॉल को ही फिल्टर करना शुरू कर दें तो भी आप 70-80% क्राइम से बच सकते हैं। सही। सर लास्ट में हमारे व्यूअर्स के लिए कोई ऐसी 3 टिप्स आप देना चाहें साइबर क्राइम से बचने के लिए जो आप। देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि हमेशा क्रिमिनल आपका दिमाग हैक करेगा, और एक और बड़ी खास बातें बता दूं, वो बता दूंगा तो आपका 60-70% क्राइम आपके संग नहीं होगा। अक्सर मैंने देखा है कि लोग एक्शन ले रहे होते हैं, एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे होते हैं या कोड बता रहे होते हैं या लिंक क्लिक कर रहे होते हैं, क्यों? क्योंकि उनको पैसा आ रहा था। क्रिमिनल कह रहा है कि साहब आपका इंश्योरेंस नंबर ये है, हाँ है, प्रीमियम ये था, हाँ ये है, डेट ऑफ बर्थ ये है, पैन कार्ड ये है, एड्रेस ये है, सब कुछ, तो आपका तो डिविडेंड पड़ा हुआ है, ये लीजिए पैसा आपको मैं ट्रांसफर कर देता हूँ, ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, अभी क्लेम कर लीजिए। आपने इंस्टॉल कर ली, फंस गए। अरे आपको रेंट आ रहा है, वो आपके पिताजी ने बोला था रेंट भेजना है, तो रेंट के लिए मैं काम करता हूँ, लिंक भेज रहा हूँ मैं, आप क्लिक कीजिए, आप रेंट ले लीजिए। पैसा आ रहा था, आपने लिंक क्लिक कर दी। इसी तरह से कोई प्रलोभन देगा कि लॉटरी थी या कैशबैक था, ये ले लीजिए, आपको कैशबैक आ जाएगा। एक छोटा सा फाइनेंशियल रूल है जो हमेशा याद रखना, यदि आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है तो आपने कुछ नहीं करना। कुछ नहीं करना है, पैसा अपने आप आता है। आपको करना तभी होता है जब आपको पैसा देना हो। पैसा लेने के लिए कुछ नहीं करना होता। आई कैन ट्रांसफर 100,000 रुपीज टू योर अकाउंट विदाउट आस्किंग यू, बिना आपसे पूछे। मेरे पास आपका मोबाइल नंबर है, मैं यूपीआई कर सकता हूँ, मुझे आपसे पूछने की भी जरूरत नहीं। तो आप क्या लिंक क्लिक कर रहे हो, क्यूआर कोड स्कैन कर रहे हो, ऐप इंस्टॉल कर रहे हो, ओटीपी बता रहे हो, क्यों? क्योंकि आपकी दुआ में क्या है कि पैसा आ रहा है तो मैं कुछ भी कर दूं। लालच तो ये है ना कि पैसा आ रहा था यार, इसको बता देता वरना आएगा नहीं। अरे भाई, आएगा अपने आप। यदि कोई आपको प्रलोभन दे कि आपका पैसा आ रहा है तो फोन दूर रख दे, हाँ भाई डाल दे। अब आपने कुछ नहीं करना उसके बाद। यदि वो आपका पैसा है और आना है तो वो अपने आप ही आएगा, लक्ष्मी अपने आप आती है। खर्च करने के लिए एफर्ट लगाना होता है। इतना सा नहीं पता लोगों को। यदि इतना सा चीज दिमाग में रख लीजिए, फाइनेंशियल सिस्टम का पहला थंब रूल है कि पैसा आएगा तो अपने आप। आप केसेस उठा के देख लीजिए, 70% टाइम पैसा आ रहा था और लोग लुट गए। आ रहा था पैसा, उनको भी क्लिक करने को बोलते हो, क्लिक फिर वो जो चाहे कर देंगे। वो तो एप्लीकेशन इंस्टॉल किया, आप तो फोन ले लो, मेरा पैसा दे रहा हूं ना, वही तो आप बताओ, पासवर्ड ही बता देते हैं, पैसा दे दो। डोंट गेट इनटू दैट ट्रैप। तो पहली लर्निंग तो ये है। दूसरा, जिन लोगों की भी व्हाट्सएप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटेड नहीं है वो कर ले, अभी तुरंत कर ले। क्योंकि नहीं, आप मान के चलेंगे आपका व्हाट्सएप हैक्ड है। फिर यदि आपका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो आज नहीं तो कल निकल जाएगा ओटीपी, क्योंकि ओटीपी उड़ाना तो बड़ा आसान है। तो उसके लिए क्या करना है, व्हाट्सएप की सिक्योरिटी में जाएं, उसमें एक ऑप्शन आएगा अकाउंट्स करके, उसके आगे चौथा ऑप्शन है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। 2 स्टेप वेरिफिकेशन को क्लिक करेंगे तो आपसे 6 डिजिट का कोड मांगा जाएगा। वो 6 डिजिट का कोड आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ है तो मुझे पता है। और उसके बाद एक ईमेल भी मांगा जाएगा ताकि आप यदि वो भूल जाएं तो आप उसको रिकवर कर सकें। यदि आपने वो 6 डिजिट का कोड किसी को नहीं बताया, सिर्फ आपको पता है, तो कोई आपका व्हाट्सएप हैक कर ही नहीं सकता। भले वो ओटीपी उड़ा ले, भले वो फोन ही क्यों ना ले ले आपका, फोन भी ले लेगा तो भी नहीं देख पाएगा व्हाट्सएप। उसको वो 6 डिजिट का कोड डालना ही पड़ेगा, तभी वो अंदर एंटर कर पाएगा। बच गए ना। इतनी सी बात करनी थी। और देखिए, अभी दिवाली के पहले कम से कम 40 डॉक्टर्स के व्हाट्सएप हैक हुए गुड़गांव में, मुझे लगातार कॉल आया। इतना सा सेफ्टी प्रिकॉशन था जो आप नहीं किया, और मैं देखता हूँ लोग नहीं करते। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन किसी का भी नहीं होता। तो ये तुरंत कर लें, जो आज आपके वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, सबसे पहले जाए अपना व्हाट्सएप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कर लें, वरना आज नहीं तो कल वो हैक होने वाला है। दूसरी 2 सेटिंग फेसबुक की बता रहा हूँ। फेसबुक पे क्या होता है कि आपका फेसबुक क्लोन कर लेते हैं लोग। आपकी प्रोफाइल पिक्चर ली, नया फेसबुक अकाउंट बनाया, आप ही के दोस्तों को रिक्वेस्ट भेजी, उन्होंने एक्सेप्ट कर ली, और फिर उनको पैसे मांग रहे हैं या उनको कोई लिंक भेजकर हैक कर रहे हैं या परेशान करेंगे, क्योंकि वो आपकी क्रेडिबिलिटी यूज करना चाह रहा है। अब वो क्लोन नहीं करेगा यदि आप 2 सेटिंग कर लें अपने फेसबुक में। पहला, अपनी फ्रेंड लिस्ट को प्राइवेट कर लो।
भाई वो आपको क्लोन कर क्यों रहा था? क्योंकि आपके दोस्त उसको दिख रहे हैं, उसको पता है कि इसका क्लोन करेंगे, ये दोस्त है, इनको रिक्वेस्ट भेजने, इनको लूट सकते हैं। आपने दोस्त उसको दिखाई क्यों रहे? क्योंकि वो पब्लिक है। आप फेसबुक की सेटिंग्स में जाएं, हु कैन सी योर फ्रेंड लिस्ट वाला ऑप्शन जो है उसमें ओनली मी सिलेक्ट कर लें। उसमें 4 ऑप्शन आएंगे, पब्लिक, ओनली फ्रेंड्स, एक्सेप्ट दीज बदमाश फ्रेंड्स, ओनली मी। उसमें ओनली मी सिलेक्ट कर लें। क्योंकि आप क्यों, हो सकता है दोस्तों में ही कुछ ऐसा खुराफाती आदमी हो जो गड़बड़ कर दे। ओनली में अब आपके दोस्त किसी को नहीं दिख रहे, बात खत्म। दूसरी तरीका जिससे वो आपके दोस्तों तक पहुंच सकता है वो आपकी पोस्ट। आपकी पोस्ट को जो लाइक कमेंट शेयर कर रहा है उससे भी पहचान सकता है। तो अपने पोस्ट की विजिबिलिटी सिर्फ दोस्तों तक रखें। यदि वो पब्लिक नहीं है तो उसको नहीं पता कौन लाइक कमेंट शेयर कर रहा है, क्योंकि पोस्ट दिखेगी नहीं उसको। सो ये 2 सेटिंग कर ली, आपका फेसबुक क्लोन नहीं करेगा कोई, आप बच गए। अब तीसरा आता है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पर बहुत सारी सिक्योरिटी सेटिंग्स हैं जो आप यूज ही नहीं करते, दे रखी हैं। फेसबुक की नहीं करते तो इंस्टाग्राम छोड़ दीजिए आप। किसी ने नहीं की, मैं जाके कराता हूँ, पूरी वर्कशॉप लेता हूँ, 15 मिनट तो 20 मिनट तो सिर्फ मैं सिक्योरिटी सेटिंग चेंज कराता हूँ लोगों के इंस्टाग्राम पर। और बच्चे हैं, 13 साल 15 साल के बच्चे में देखा इंस्टाग्राम चला रहे हैं, लेकिन फिर उनको परेशानी होती है। इंस्टाग्राम में आप सबसे पहले तो अब्यूजिव डिक्शनरी ब्लॉक कर सकते हो कि भाई कोई भी मुझे इस तरह के वर्ड्स ना लिखे। गाली गलौज, ऑब्सीन कीवर्ड्स ब्लॉक कर दिया आपने, तो वैसे मैसेज आएंगे नहीं, बात खत्म, आधा स्ट्रेस खत्म हो गया, वो ब्लॉक हो जाए। एज ग्रुप सेट कर सकते हो कि इस एज ग्रुप से ज्यादा के लोग मुझे ना मैसेज करें। आप बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अंदर सेटिंग कर दोगे, उससे काफी हद तक न्यूसेंस खत्म हो जाएगा, आपको क्लीन लोग दिखेंगे। दूसरा, आपको जो एडवर्टीजमेंट जैसे आते हैं उसके लिए भी आप सेटिंग दे सकते हो कि भाई इस तरह के मुझे रील्स या उस तरह के वो ना दिखाई जाए, क्योंकि बच्चे कई बार वो इंस्टॉल करते करते कुछ गलत कंटेंट देख लें, कुछ कर लें, तो वो एक रिस्ट्रिक्शन कर सकते हो। इनफैक्ट 13 से 18 साल के बच्चों के लिए तो एक स्पेशल फीचर है, उसको बोलते हैं फैमिली सेंटर। फैमिली सेंटर जो इंस्टाग्राम का फीचर है, वो एक पावर देता है पेरेंट्स को कि वो अपने बच्चों को मॉनिटर कर सकते हैं। वो देख सकते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या चैट कर रहे हैं, किसको फॉलो कर रहे हैं, कौन इनको फॉलो कर रहा है, और ये कितनी देर इंस्टाग्राम पे थे। ये सारी चीजें यदि कोई सुपरवाइज कर रहा है तो आप काफी हद तक बचे रहेंगे। तो मैंने आपको तीनों का बता दिया, क्योंकि सबसे ज्यादा यूज करने वाली चीजें सेटिंग्स, सिक्योरिटी सेटिंग। जब भी कोई ऐसी ऐप हम मजबूरी में यूज कर रहे हैं कि भाई करना ही है, तो उसकी सिक्योरिटी सेटिंग जरूर एक्सप्लोर करें। और जो फाइनल लर्निंग कि हमेशा याद रखना, क्रिमिनल आपको हैक करेगा, डिवाइस को नहीं। थैंक यू सर, आपने इतनी डिटेल में हमें बताया, और होपफुली जो व्यूअर्स ये देखें वो समझ सके कि अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं साइबर क्राइम से। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू।